नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस सत्र में इस क्लास में एक बहुत ही अहम टॉपिक की परिचर्चा करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है, वो विषय वस्तु है हमारा जाति आधारित जनगणना। जी हाँ, जिसको हम जातिगत जनगणना के रूप में भी जानते हैं। तो आज की हमारी ये टॉपिक है जो कि अगर आप देखिएगा वर्तमान जो परिदृश्य है, खास करके सोशल मीडिया पे देखें या भारत की जो सामाजिक जो राजनीतिक जो विमर्श की जो एक बहुत ही अहम टॉपिक के रूप में जो है जातिगत जनगणना आज एक बौद्धिक जगत में विमर्श का एक मुख्य विषय बना हुआ है। और ख़ास करके अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे तो बिहार चूँकि जातिगत जनगणना का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है इस वक्त, और इसलिए बिहार में ये चर्चा और भी अधिक जो है वो मुखर हो चुकी है। विभिन्न गुटों में जो हैं वो लोग जो हैं वो बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग जहाँ जो जातिगत जनगणना है उसके पक्ष में दिखाई पड़ते हैं, वहीं कुछ लोग जातिगत जनगणना के विपक्ष में भी खड़े दिखाई पड़ते हैं। आखिर क्या है ये जातिगत जनगणना? जाति आधारित जनगणना में क्यों बटा हुआ है हमारा बौद्धिक जगत दो खेमों में? आज इन तमाम बिंदुओं की हम जांच पड़ताल करेंगे। और चूँकि ये एक वर्तमान समय का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और एक ऐसी मुद्दा है जो कहीं ना कहीं हमारी जो सामाजिक जो राजनीतिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को छूती है। और इस कारण जो ऐसे विषय होते हैं हमेशा जब विमर्श के केंद्र में आता है, तो वहाँ पे अगर आप उन विषय को अगर आप अध्ययन के लिए विमर्श के विषय के रूप में जब चुनते हैं तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसे विषयों को, ऐसे टॉपिकों को एक न्यूट्रलिटी के भाव से, एक मतलब तटस्थता और जो ऑब्जेक्टिविटी है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है ऐसे टॉपिक पर विमर्श के लिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आज के इस क्लास में जो जातिगत जनगणना है उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में एक ऑब्जेक्टिव रूप से जो है इसके हम विभिन्न पहलुओं को जान पाए। जातिगत जनगणना के क्या अपने नुकसान हैं, इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं और क्यों ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ज्वलंत मुद्दा के रूप में बना हुआ है। इन तमाम विषयों पर हम एक तटस्थता के भाव से, एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ हम इसे समग्रतः समझने का प्रयास करेंगे। क्लास थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन इसके बाद हम अपनी एक निष्कर्ष निकाल पाने की स्थिति में होंगे। और जो बिहार लोक सेवा आयोग के जो एग्जामिनेशन है 68वीं संयुक्त परीक्षा जो है उसके मेंस के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वैसे भी आम लोगों को भी मेरे ख्याल से ऐसे जो विषय होते हैं जो हमारी सामाजिक व्यवस्था से बहुत ही गहरे जुड़ती है उनके बारे में एक समग्र जानकारी उनके पास ज़रूर होनी चाहिए, तभी हम किसी विषय पर अच्छी डिबेट्स कर पाते हैं और हम किसी एक भीड़ का हिस्सा नहीं हो पाते हैं, बल्कि एक सजग नागरिक की तरह जो है हम अपने एक निष्कर्ष को, अपनी एक जजमेंट को ये हम रख पाते हैं और हम एक तटस्थता के भाव से चीज़ों को समझ पाते हैं, तो बेहतर रूप से हम अपने विचारों को भी रख पाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आज शुरू कर रहे हैं कि आज के इस क्लास का जो पहला बिंदु हम जातिगत जनगणना का रख रहे हैं कि वो आखिर हालिया संदर्भ इसके क्या है। ये एक बार फिर से जातिगत जनगणना अचानक से जो है वो विमर्श का एक अहम बिंदु कैसे बन गया है, अहम विषय कैसे बन गया है। तो सबसे पहले तो हम इसी हालिया संदर्भ से चलते हैं। आपकी जानकारी में होगा, खास करके जो बिहार के लोग हैं उनको ये पता होगा कि बिहार सरकार जो है वो अपनी कोष से जातिगत जनगणना, जाति आधारित गणना नाम दिया गया है। हालांकि इसको जातिगत जनगणना के बदले इसका नामकरण जो दिया गया है सरकार के द्वारा वो है जाति आधारित गणना। तो ये जाति आधारित जो गणना है वो बिहार सरकार अपने पैसे से ये कराने का फैसला लिया है और उसका पहला चरण जो है इस वक्त बिहार में वो शुरू हो चुका है। 7 जनवरी 2023 से जाति आधारित जनगणना की पहली चरण की शुरुआत हो चुकी है। तो ये हालिया संदर्भ है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बिहार में जो जातिगत
जो जनगणना है, जाति आधारित जो गणना है, उसको 2 चरण में पूरा कराने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और इसकी जो अनुमानित बजट 500 करोड़ रुपए इस पे खर्च होने का एक अनुमान है। और ये इतनी बड़ी एक प्रोजेक्ट है बिहार सरकार की, इतनी महत्वाकांक्षी ये आपकी एक तरह से ये मुहिम है बिहार सरकार की। आप समझ सकते हैं इस बात से कि लगभग 5.18 लाख से अधिक जो सरकारी कर्मी है वो जाति आधारित गणना के कार्य में लगाए गए हैं। विभिन्न जिले, प्रखंड मुख्यालय या विभिन्न ब्लॉक में जो खंड में बांटकर जो है वो जाति आधारित गणना करने का निर्णय लिया गया है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार सरकार इस जाति आधारित गणना को लेकर कितनी जो है वो गंभीर दिखाई पड़ रही है। पूरा का पूरा एक सरकार की जो तंत्र है वो फिलहाल बिहार में जो है जाति आधारित गणना को सफल बनाने में जुटी हुई है। क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो देश में इस तरह के कई सारे प्रयोग किए गए, विभिन्न राज्यों में जाति आधारित गणना करने के इससे पूर्व भी प्रयास किए गए थे। जैसे आप देखे होंगे कि कर्नाटक में 2015 में जो कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे सिद्धरमैया के कार्यकाल में जो है वहाँ पे जातिगत जनगणना की गई थी और वहाँ पर 162 करोड़ रुपए जो है उसमें खर्च हुई थी। और जो वहाँ के कुछ विशेष वर्ग हैं जिसमें लिंगायत है, वकाविला है, इन समुदायों की विवाद को लेकर हालांकि वो आंकड़े जो है वो सार्वजनिक नहीं किए गए थे। इसके अलावे भी कुछ राज्यों में जो हैं वो जाति आधारित गणना के जो हैं वो प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, और अब फिलहाल के समय में बिहार में जो है इसकी पहली चरण की शुरुआत, जो आपको हमने बताया कि 7 जनवरी से 21 जनवरी तक बिहार में जातिगत जनगणना का पहला चरण चलेगा। और इस पहले चरण के अंतर्गत जो है वो मकान की सूचीकरण की जा रही है। उसके बाद इसकी जो दूसरी चरण है वो अप्रैल में शुरुआत हो रही है। 1 अप्रैल 2023 से जाति आधारित गणना की दूसरे चरण की दूसरे फेज की शुरुआत होगी और वो 30 अप्रैल 2023 तक वो जो है कार्यक्रम जो है दूसरे चरण का वो चलाया जाएगा। और उसके बाद उसमें आपको विभिन्न जो व्यक्ति हैं उनकी जाति के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनके बारे में एक तमाम जो सूचनाएं हैं उसे कलेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये बिहार सरकार जो है पूरी तरह से जो है काफ़ी गंभीर दिख रही है इस प्रयास में कि इस मुहिम को सफल बनाया जाए। तो ये तो हालिया संदर्भ है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि जाति आधारित जो गणना है उसको लेकर अचानक से कोई यहाँ पर एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में अचानक से सामने आई है, ऐसी भी बात नहीं है। वर्षों से या कई वर्षों से आप कह सकते हैं कि इसकी चर्चा होती रही है और हमेशा बहुत सारे जो संगठन हैं, ऐसे समुदाय हैं, वो जाति आधारित जो है गणना, जाति आधारित जनगणना, सेंसस की बात जो है उठाते रहे हैं। अब देखिएगा बहुत सारे जो अदालती जजमेंट हुए हैं, फैसले हुए हैं, वहाँ पर भी अगर आप जाके देखिए तो जो अदालत की जो टिप्पणी रही है वो भी इस चीज़ को लेकर रही है कि हमारे पास जो है कोई एक एप्रोप्रिएट आंकड़ा नहीं है कुछ समुदाय का। तो उसके अलावा जो कुछ समुदाय हैं, आपको उनके जो संगठन हैं वो भी समय समय पर जो है वो जाति आधारित जो जनगणना है उसकी मांग करते रहे हैं। और ये कोई नई मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग है। लेकिन सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसके इतिहास क्या रहे और वो कौन से कारण रहे कि बिहार सरकार ने एक बार फिर से अपने बजट से, अपने खर्च से, राज्य सरकार के खर्च पर जाति आधारित जो गणना है उसको कराने का फैसला किन परिस्थितियों में बिहार सरकार को लेना पड़ा है, आखिर वो कौन से कारण रहे। चूँकि आप लोग को पता होगा कि जो राजनीतिक शास्त्र के जो जानकार व्यक्ति हैं उनको पता होगा कि हमारी संविधान में आप देखिएगा 7वीं जो अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची में आपको राज्य और केंद्र के बीच जो है वो शक्ति का पृथक्करण स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। और वहाँ पे 3 तरह की सूचियों का निर्माण किया गया है, जिसमें एक संघ सूची, एक राज्य सूची और तीसरा जो है वो समवर्ती सूची है। जिसमें संघ सूची जो है उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है, संसद के पास है, जबकि राज्य सूची के जो विषय है
साधारणतया मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों को अगर छोड़ दिया जाए तो राज्य सूची के विषय पर जो है वो कानून बनाने की शक्ति जो है, विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास होती है, जबकि समवर्ती सूची के जो विषय हैं उस पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र और राज्य दोनों के पास होती है। इसके अलावा कुछ अवशिष्ट विषय भी हैं जिस पर जो कानून है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है, संसद के द्वारा बनाया जाता है। और चूंकि जनगणना की अगर आप बात करेंगे तो जनगणना को जब आप देखेंगे तो जनगणना संघ सूची की विषय है, मतलब जनगणना कराने का कार्य जो है वो केंद्र सरकार का कार्य है। सेंसस केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र के अंदर उसके शक्ति के दायरे में आती है। आखिर राज्य सरकार किन कारणों से जो है वो अपने खर्च से इस तरह की जो जाति आधारित गणना है उसको कराने के लिए बाध्य हुई है, या आप कह सकते हैं किन कारणों से जो है बिहार सरकार ने अपने पैसे से, राज्य के कोष से जो है वो इस मुहिम को सफल बनाने के बारे में फैसला लिया। तो इसको जानने के लिए हमको इसके इतिहास को कुरेदना होगा, जरा सा समझना होगा कि हमारे देश में जो है वो जाति आधारित जो जनगणना है उसकी मांग कैसे कैसे ये उठी, कैसे कैसे ये आगे बढ़ी, और अब बिहार में ये किस तरह से पूरे देश का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है बिहार इस वक्त जाति आधारित गणना को लेकर। और पूरे देश की नज़र जो है वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के इस निर्णय पर जो है वो रुक गई है। और देखेंगे विभिन्न जो वर्तमान समय में जो राजनेताओं के भी बयान जो हैं वो पक्ष विपक्ष के बयान आते रहे हैं। कई सारे राजनेताओं ने भी बिहार सरकार के इस पहल की सराहना किया है। वहीं पे जो कुछ नेता हैं, राजनेता, उन्होंने इसको जो है समाज को बांटने वाला बताया है। तो आखिर ये क्या, किन कारणों से ऐसा हो रहा है? तो सबसे पहले हम एक बार चलते हैं कि हमारे देश में जो जनगणना का इतिहास है, हम उस इतिहास को एक बार देखने का प्रयास करते हैं, और उसमें इस बात को हम लोग देखेंगे कि आखिर जाति आधारित जो जनगणना है उसकी मांग किस तरह से समय समय पर मजबूती के साथ उठी, और वर्तमान समय तक उसको हम जोड़कर लाने का प्रयास करेंगे आपके सामने। दरअसल अगर हम भारत में जनगणना के इतिहास को देखें तो हमारे देश में जो है जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में प्रारंभ हुई थी। नियमित रूप से जो है जनगणना की शुरुआत हमारे देश में जो है वो 1881 ईस्वी में हुई थी। मतलब कि आप साफ शब्दों में समझ पा रहे होंगे कि हमारे देश में जो जनगणना कार्यक्रम की शुरुआत है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ही, यानी देश की आज़ादी के पहले ही ये कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। देश की आज़ादी के पूर्व ही जो है से ही हमारे देश में जनगणना की कार्यक्रम जो है वो नियमित रूप से 10 वर्षों के अंतराल पे की जाती रही है। और 1881 में देश में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और उसके बाद उस समय जो जनगणना कराई गई थी पहली बार हमारे देश में, तो वहाँ पर जो औपनिवेशिक काल में जो है एक कॉलम रखा गया था जातिगत जनगणना के अंतर्गत, जिसमें जाति की भी जिक्र होती थी कि व्यक्ति जो है वो किस जाति से संदर्भित है, उसकी जानकारी वहाँ पे देनी होती थी, ठीक है। और चूँकि उस समय जो ब्रिटिश सरकार ऐसा मानती थी कि जाति व्यवस्था जो है वो भारत की सामाजिक व्यवस्था की एक सर्व प्रमुख विशेषता है, और इसलिए जो जनगणना कराई जाती थी उसमें व्यक्ति के जाति के जिक्र के लिए एक कॉलम होता था। और दरअसल उनका ऐसा मानना था कि किसी व्यक्ति या समूह की जो तुलनात्मक स्थिति है, उनकी तुलनात्मक सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता जो है वो तभी चल सकता है जब हमारे पास जो है जाति के संदर्भित जो आंकड़े हों, तभी हम उस चीज़ के बारे में बेहतर रूप से जान सकते हैं। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मेट जो है 1881 से लेकर 1931 तक जो हमारे देश में जनगणना हुई नियमित रूप से, वहाँ तक जाति आधारित ही जनगणना हुई थी। मतलब कि विभिन्न व्यक्तियों के जाति जो हैं वो कॉलम में दर्ज किए जाते रहे थे। और 1931 तक जो है, मतलब कि 1931 तक जो है वो इसी तरह से हमारे देश में जो है जो जनगणना कराई गई, जो सेंसस करवाया गया था, उसमें जो जाति संबंधी जो सूचना थी, आंकड़े थी, व्यक्ति के जाति का कॉलम जो है वो भरा जाता रहा। मतलब अंतिम बार जो है जाति संबंधी आंकड़े जो है 1931 के सेंसस में जुटाए गए। और बाद में 1940 में एक जनगणना अधिनियम लाया गया। उस जनगणना, चूँकि 1941 में आप देखेंगे कि फिर जनगणना होनी थी 31 के बाद, नियमित जनगणना,
तो 1940 में एक जनगणना अधिनियम लाया गया और उस जनगणना अधिनियम के द्वारा जो है बाद में इस फॉर्मेट को थोड़ा बदला गया और जो 1931 तक जो कॉलम थी उसमें एक बदलाव किया गया कि जाति के जो कॉलम थे उसको हटा दिए गए, उस फॉर्मेट में थोड़ी तब्दीली कर दी गई। तो अंतिम रूप से जाति संबंधी जो आंकड़े हैं हमारे पास वो 1931 के ही आंकड़े हैं और अब तक हम उसी आंकड़े के आधार पर जो है वो जाति के बारे में जो है वो किसी तथ्य को जो है रख पाते हैं। हमारे पास अगर जो अद्यतन आंकड़ा है वो 90 वर्ष पुराना है। खैर आते हैं इस पर विमर्श करेंगे हम लोग। तो 1941 में वो फॉर्मेट चेंज हो गया और उसके बाद जो है जो जनगणना कराई गई उसमें SC ST की, मतलब SC का मतलब आप समझ पा रहे होंगे अनुसूचित जाति और ST मतलब अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिसको कि अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो दलित और जो आदिवासी समाज है उसकी जो जाति का जिक्र जो है वहाँ पे किया जाता रहा जनगणना में, लेकिन जो पिछड़े वर्ग हैं जिसको हम अन्य पिछड़े वर्ग या OBC वर्ग जिसको कहते हैं उनकी जो जाति का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1947 में हमारा देश जो है वो आज़ाद हो जाता है, हम गुलामी की दास्ता से मुक्त हो जाते हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता से हम आज़ाद हो जाते हैं। और आज़ादी के बाद हमारे देश में पहली बार जो है 1951 में जो है वो सेंसस किया जाता है। मतलब अगर स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1951 में हुई, स्वाभाविक बात है। तो 1951 में जो जनगणना होती है उस समय भी जो है चूँकि हमारे देश में जो संविधान बना, आप देखेंगे कि संविधान हमारा 1950 में आके लागू होता है और जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो चूँकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान जो है वो संविधान में ही, मूल संविधान के द्वारा ही किया गया था। इसीलिए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो गिनती है या सेंसस जो होता रहा हमारे देश के अंदर, या 1951 में जो स्वतंत्र भारत का पहला सेंसस हुआ तो उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की जानकारी जो है और उसके आंकड़े जुटाए गए। लेकिन जो अन्य पिछड़ा वर्ग है OBC वर्ग जो है उनके कॉलम को हटा दिया गया। हालांकि ये 1941 से ही नहीं, मतलब हमने आपको स्पष्ट कर दिया अंतिम जो जाति संबंधी जो आंकड़े जुटाए गए वो 1931 में ही जुटाए गए और अब तक हमारे पास वही आंकड़े हैं OBC वर्ग के जानकारी के बारे में जानने के लिए। तो 1951 से ही ये तब से जो है ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक विवाद का जो बिंदु है वो तभी से बना हुआ है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इस विवाद को समय समय पे जो है वो हवा मिलती रही। विभिन्न जो संगठन हैं, जो अन्य पिछड़े वर्ग के जो संगठन हैं उनके द्वारा जो है समय समय पे मांग की जाती रही कि OBC समुदाय की गिनती जो है वो नियमित रूप से जो जनगणना कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो सेंसस होते हैं, उसमें की जानी चाहिए। अब देखिएगा कि जो मंडल आयोग की जो सिफारिश लागू की गई थी जिसके आधार पे जो है अति पिछड़े वर्ग को, अन्य पिछड़े वर्ग को जो है 27% आरक्षण का लाभ दिया गया, तो उस समय मंडल आयोग के सिफारिश को जो लागू किया गया बाद में BP सिंह के सरकार में, तो मंडल आयोग के द्वारा भी ये कहा गया था, उन्होंने भी ये चिंता जाहिर की थी और उनकी भी टिप्पणी में ये चीज़ था कि हमारे पास जो है अद्यतन आंकड़े नहीं है। उस समय भी जो जातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान 1931 की जो जनगणना थी उसी के आधार पे किया गया। तो उनके रिपोर्ट में भी जो मंडल आयोग के BP मंडल के जो अध्यक्षता में जो आयोग का गठन किया गया था उस आयोग के द्वारा भी ये कहा गया था कि जाति संबंधी आंकड़े हमारे पास होने चाहिए। तो समय समय पर जो है विभिन्न संगठनों के द्वारा या कुछ आयोगों के द्वारा कहीं न्यायालय के टिप्पणियों में जो है ये बात का जिक्र जो है यदा कदा होता रहा जो है कि नियमित जनगणना के साथ साथ जो है वो जातिगत जनगणना जो है वो कराई जानी चाहिए, होनी चाहिए। जाति के आंकड़े हमारे पास जरूर होने चाहिए। अगर बहस को आप देखिए कि एक टर्निंग पॉइंट कैसे कैसे मिलता है तो ये एक बार आप समझिएगा वर्ष 2001 में ये एक बार जब जनगणना के समय में वर्ष 2001 में एक बार फिर से ये विवाद जो है थोड़ी सी जोर पकड़ती है। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है वो कार्यकाल थी, वो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, और 2001 में जो है आप देखिएगा कि जाति आधारित जनगणना को लेकर जो है सुगबुगाहट
तेज हुई थी। लेकिन उस समय जो है देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें कोई खास जो है दिलचस्पी नहीं दिखाई, उन्होंने अभिरुचि नहीं दिखाया और जाति आधारित जो जनगणना की जो एक पहल की गई थी या जो दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, तो उसको एक तरह से सिरे से खारिज कर दिया गया। उसके बाद आप देखिएगा कि ये जोर पकड़ती है आपको वर्ष 2008 में मद्रास हाई कोर्ट ने जो है वो एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी में ये बात स्पष्ट रूप से कहा गया कि चूँकि हमारे पास जो अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं उनकी जो है अंतिम रूप से जो आंकड़े हैं वो 1931 के जनगणना के ही हैं। तो जिस तरह से अगर आप देखिए कि SC ST की जनसंख्या में जो है कई गुनी वृद्धि जो है अब तक, अगर आप 1931 से लेके अब तक आप देख लें, यानी लगभग 90 वर्षों का ये इतिहास अगर आप देख लें, तो SC ST समुदाय जो है उनकी जनसंख्या में कई गुनी बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इस लिहाज से आप देखेंगे तो ये भी हो सकता है कि जो OBC समुदाय है उसकी जनसंख्या में जो है वो वृद्धि हुई होगी और इसके कारण उनके प्रतिनिधित्व को भी उसी अनुपात में बढ़ाना चाहिए। OBC समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है विभिन्न जो सरकारी नौकरियां हैं या जो गैर सरकारी नौकरी हैं या जो अन्य स्थानों पर जो है इनकी प्रतिनिधित्व को जो है वो बढ़ाने की नौबत आ सकती है। उसके बाद आप देखिएगा कि वर्ष 2010 में एक बार मद्रास हाई कोर्ट ने पुनः अपनी इसी टिप्पणी को जो है वो दोहराया और उन्होंने कहा कि जब SC ST की जो गिनती है वो नियमित रूप से जनगणना में की जाती रही है, तो फिर अन्य पिछड़े वर्ग की गिनती भी, इसके भी हमारे पास एक विश्वसनीय आंकड़े होने चाहिए और इस पे उन्होंने चिंता जाहिर की कि हमारे पास इसके विश्वसनीय आंकड़े क्यों नहीं है। तो इस मद्रास हाई कोर्ट के टिप्पणी के बाद जो है ये विवाद जो है एक तरह से राजनीतिक रूप धारण कर लेता है और 2011 में चूंकि सेंसस होने वाला था, 2011 में जनगणना होने वाली थी, तो जब वर्ष 2010 में मद्रास हाई कोर्ट की जो इस टिप्पणी के बाद जो है एक राजनीतिक माहौल बनने लगा इसके बाद से, और ख़ास करके जो हमारे देश में जो मंडल पार्टियां हैं, बिहार की जो राष्ट्रीय जनता दल है या जनता दल यूनाइटेड है या फिर यूपी की समाजवादी पार्टी है, तो इन मंडल पार्टियों के द्वारा जो है उस समय केंद्र सरकार पर जो है जाति आधारित जनगणना की, चूँकि 2011 में सेंसस होने वाला था, तो जाति आधारित जनगणना कराने की जो है प्रेशर जो है वो दबाव जो है वो बनाया गया। क्योंकि जिस समय मद्रास हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी दिया था उस समय संसद की बजट सत्र चल रही थी और उस बजट सत्र के दौरान जो है जो खास करके जो समाजवादी पार्टी जो है, कथित रूप से जो समाजवादी पार्टियां हैं, मंडल पार्टियां जिसको हम कहते हैं, जैसे बिहार के जो राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, यूपी की जो समाजवादी पार्टी है, इन पार्टियों ने जो है वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। जो सेंसस होने वाला है, जो जनगणना होने वाला है, उसमें आप एक जाति के कॉलम को जोड़ा जाए और व्यक्ति की जो है वो जाति दर्ज की जाए, इसके लिए केंद्र सरकार पर जो है वो दबाव बनाना शुरू किया गया। ये दबाव इतना मतलब व्यापक रूप से बनाया गया कि कई दिनों तक संसद की कार्यवाही को भी ठप कर दिया गया इस जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर। उस समय आपको पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह जी थे और मनमोहन सिंह के ऊपर जो है उनके UPA के जो भीतर के जो पार्टियां थे वो भी, उसके अलावा कुछ बाहर के जो पार्टियां थे, उन सभी पार्टियों ने जो है, खास करके वो पार्टियां जिनकी वोट बैंक जो है एक तरह से जो है वो जाति आधारित जो वोट बैंक है, जो पिछड़े वर्ग की जो वोट बैंक उनकी मानी जाती रही है, ऐसी जो पार्टियां हैं, उन्होंने केंद्र सरकार पर जो है एक गहरा दबाव बनाया कि 2011 के सेंसस में व्यक्ति की जाति को दर्ज किया जाए। और इतना ये गहरा प्रेशर बना कि सरकार को झुकना पड़ा और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक कदम उठाया और जो देश के वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी उस समय, तो तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया इस मसले को देखने के लिए कि क्या 2011 की जो जनगणना होनी है, जो 2011 की जो सेंसस होने वाली है, क्या उसमें व्यक्ति के जाति को दर्ज किया जाए या नहीं किया जाए। इसके बारे में उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया गया वित्त मंत्री जो थे प्रणब मुखर्जी के अध्यक्षता में।
और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जो है वो 7 जुलाई 2010 को जो है वो विभिन्न पार्टियों को, जो देश के राजनीतिक पार्टी हैं, उनको पत्र लिखकर उनको 1 महीना के अंदर जो है 30 दिनों के अंदर अपना रिपोर्ट देने को कहा कि जाति आधारित जनगणना के मसले पर उनका क्या स्टैंड है, ताकि एक सर्वसम्मति जो है वो इस मसले पर जो है बनाया जा सके। और जो ये 1 महीना का जो समय दिया गया था आपको उस कमेटी के द्वारा, मतलब कि प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में, उसमें मुख्यतः 2 बातों की जिक्र की गई थी। पहली बात तो ये थी कि क्या वर्ष 2011 में जो सेंसस होने वाला है, व्यक्तियों के जाति आधारित जो जनगणना है वो किया जाए या नहीं। और दूसरी बात कि अगर जाति आधारित जनगणना मतलब व्यक्तियों के जाति को दर्ज करना है तो क्या उसको सेंसस के साथ किया जाए, दो नियमित जनगणना के साथ, या फिर इसको इस तरह से इस कार्य को पूरा किया जाए ताकि जो नियमित जनगणना है उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए, वो एक अलग तरह से हो और व्यक्तियों की जाति की जो गणना है वो अलग तरह से हो। तो ये आपको 2 अहम बिंदु जो थे, विचारणीय जो बिंदु थे, वो आपको विभिन्न पार्टियों के पास, जो वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी थी, उन्होंने 30 दिनों के भीतर विभिन्न पार्टियों को इस पर अपने स्टैंड क्लियर करने को कहा। और चूंकि यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर हम आज जाति आधारित जनगणना को जानने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि हम कमोबेश उन जो हमारे देश के जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, हम उनकी स्टैंड को भी आज यहाँ पे समझने का प्रयास करें कि उनके क्या स्टैंड रहे थे। क्योंकि किसी भी मसले को अगर आप समग्रता समझना चाहते हैं, और ख़ास करके हमने कई दफ़े कहा कि ऐसे मसले जो सामाजिक राजनीतिक रूप से जो जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों को एक समग्र रूप में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी हम इस पर एक क्लियर स्टैंड जो हम अपने एक निष्कर्ष निकाल पाते हैं और तभी हम एक सही राय बना पाते हैं। खैर आते हैं, तो उस समय जो विभिन्न पार्टियों के द्वारा जो आपको रिपोर्ट दिया गया था कमेटी को, तो जिन पार्टियों के द्वारा जो आपको रिपोर्ट दिए गए उनमें भी कई सारे अंतर विरोध थे। ऐसा नहीं था कि विभिन्न पार्टियों के द्वारा जो रिपोर्ट दिए गए उनमें अंतर विरोध नहीं थे। उस समय के जो क्षेत्रीय पार्टी थे मूलतः, और जिन जैसे कि हमने पहले कहा कि जो मंडल पार्टियां थी, जिसमें जनता दल यूनाइटेड या जो राजद है बिहार में, जो राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी है, इन पार्टियों ने जो है, और भी कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने जो है, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि नियमित जनगणना के साथ जो है वो जाति आधारित जो जनगणना है वो होनी चाहिए और जाति के बारे में एक कॉलम जोड़ दिया जाए। न केवल उनके वर्ग बल्कि उनकी विशिष्ट व्यक्तियों के विशिष्ट जाति का भी उल्लेख होना चाहिए कि वो किस जाति से है और वो फिर अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। देश की जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, अगर हम उनके रुख को देखें तो उन्होंने ये कहा कि जाति की जनगणना, जातिगत जनगणना होने में कोई विशेष परेशानी नहीं है, ये होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तियों के विशिष्ट जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें वर्ग का उल्लेख होना चाहिए कि ये ओबीसी वर्ग में है अथवा नहीं है। और मूलतः चूँकि हमारा इस विमर्श का जो है वो ओबीसी वर्ग के लिए इसलिए है कि जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा कि नियमित जनगणना जो 1881 में प्रारंभ हुई, 1931 में जातिगत जो जनगणना थी वो आखिरी बार हुए थे, 1951 में आपको देश में पहली बार जनगणना हुई स्वतंत्र भारत में। तो उस समय से आप देखिएगा कि SC ST के आंकड़े बहुत प्रारंभ से ही जुटाए जाते रहे। असल बात यह है कि ओबीसी के आंकड़े जो हैं वो 1931 के बाद फिर दर्ज नहीं किए गए जाते। तो कम्युनिस्ट पार्टियों का स्टैंड ये था कि जो वर्ग हैं, ओबीसी वर्ग हैं, कोई भी व्यक्ति ओबी किस वर्ग में है इसका उल्लेख होना चाहिए कि क्या वो ओबीसी वर्ग में है या नहीं है। उनका ये मानना था कि इससे क्या होगा कि व्यक्तियों की सामाजिक न्याय जो है, जो सामाजिक न्याय के दौर में जो पिछड़े हुए हैं, जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको भी चिन्हित कर लिया जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो जातिगत जो विद्वेष है वो भी नहीं फैलेंगे और जो जातिगत बढ़त आप कह सकते हैं वो विभिन्न राजनीतिक दल जो है वो नहीं उठा पाएगा।
हालांकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं वो जानते हैं इस चीज़ को कि अगर चुनाव जो हैं वो जाति आधारित होते हैं तो फिर उनकी पार्टी को नुकसान होता है, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो वर्ग आधारित है। तो वो चाहते, उनका स्टैंड ये था कि विभिन्न वर्गों को चिन्हित किया जाए, क्योंकि उनकी मंशा स्पष्ट थी कि अगर वर्गों को चिन्हित किया गया तो जब तक राजनीति चुनाव जो है, देश में चुनाव जो है वो वर्ग आधारित होंगे तो इससे कम्युनिस्ट पार्टियां की जो वोट बैंक है वो थोड़ी बेहतर रहेगी, उन्हें इसका चुनावी लाभ मिलने की संभावना रहेगी। और जब जाति आधारित होंगे तो वहाँ पे उनको नुकसान होंगे। अगर आप बात करेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी के अंदर अंतर विरोध सबसे ज़्यादा था इस बात को लेके, क्योंकि अगर आप देखें तो वर्तमान समय में भी अगर हमारे देश में जो है, जो अपर कास्ट जिसको हम कहते हैं, सवर्ण वर्ग जो हैं, वो मूलतः जो है कैडर वोटर माने जाते हैं बीजेपी के। तो बीजेपी के अंदर जो है वो अंतर विरोध सबसे ज़्यादा था। ठीक है, वहाँ पर जो है अगर आप देखिएगा तो वर्ष 2011 में बीजेपी के ओबीसी के एक नेता थे, आपको गोपीनाथ मुंडे, उन्होंने जो संसद में बयान दिया, आज भी वो संसद की पटल पे वो बयान जो है वो आपको मिल जाएंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा गोपीनाथ मुंडे जी का वो बयान, जिसमें उन्होंने जाति आधारित जनगणना की पुरजोर तरीके से मुखालफत की। उन्होंने मतलब पूरी तरह से पुरजोर तरीके से जाति आधारित जनगणना की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर 2011 के जनगणना में ओबीसी वर्ग के जातियों की गिनती नहीं की जाती है तो एक बार फिर से इन वर्गों के साथ ये छल किया जाएगा और उनकी सामाजिक न्याय को जो है वो 10 वर्ष पीछे धकेल देने के बराबर होगा। इसलिए 1911 के जनगणना में जाति की जानकारी जरूर दर्ज होनी चाहिए, व्यक्ति के जातियों की। और गोपीनाथ मुंडे जी का ये बयान एक तरह से बीजेपी को असमंजस में डाल दिया, क्योंकि बीजेपी के जो अधिकांश जो नेता थे, और चूंकि हमने पहले भी कहा कि बीजेपी की कैडर वोटर जो है वो आपको सवर्ण वर्ग जो है हम देश में माना जाता है कि वो बीजेपी के कैडर वोटर हैं। तो सवर्ण अगर नेताओं की भी बात करें, अगर हमारे देश में जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर आप उनके एक आंकड़े को निकाल लें, नेट पे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, तो आप देखिएगा कि बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, राजनेता हैं, उनमें मतलब सवर्ण समुदाय जो है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब सवर्ण वर्ग का सबसे ज़्यादा जो नेता हैं वो बीजेपी से ही हैं। तो मूलतः जो है सवर्ण समुदाय जो है इसके विरोध में वो दिखाई पड़ते हैं। आप इसको अगर देखिएगा कि जाति आधारित जो जनगणना, उसके खिलाफ उनका ऐसा मानना है कि इससे समाज में विद्वेष फैलेगा, जाति के जो खाई हैं वो और चौड़े हो जाएंगे, गहरे हो जाएंगे। तो उस समय जो चूंकि बीजेपी के अंदर जो है वो अधिकांश सवर्ण नेता थे, तो वो एक पसोपेश में आ गए गोपीनाथ मुंडे जी के इस बयान के बाद। तो बीजेपी के अंदर भी एक जो धारा थी वो उनका ऐसा मानना था कि नहीं, जातिगत जो जनगणना है वो होना चाहिए। दूसरा जो धारा है बीजेपी के जो अधिकांश जो नेता हैं उनका ये मानना था कि नहीं, जातिगत जनगणना जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आप कथित तौर पे आरएसएस के स्टैंड को देखें तो उनका भी ये स्टैंड था कि जाति आधारित जो जनगणना है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आरएसएस एक अविभाज्य हिंदू की परिकल्पना करते हैं और कहीं न कहीं जाति आधारित जो जनगणना है वो हिंदू के समुदाय के भीतर जो है कई सारे जो हैं वो एक तरह से जो वर्गों में बांटने की बात हो जाती है। तो आरएसएस का ये स्टैंड रहा हमेशा से, अविभाज्य हिंदू की बात करते हैं। तो उनका भी ये तर्क रहा कि जाति आधारित जो जनगणना है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन चूंकि बीजेपी के लिए एक असमंजस की स्थिति बनी कि उसके बहुत सारे जो सवर्ण नेता है वो जाति आधारित जनगणना है वो नहीं चाहते हैं, जबकि चूंकि बीजेपी को इस बात का एहसास था कि जाति आधारित जो जनगणना है अगर उसके विरोध में हम स्टैंड लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी वर्ग का जो वोट बैंक है वो उनसे खिसक सकता है। तो इसका एक भय बीजेपी को बना रहा और शायद इसी कारण से गहरे अंतर विरोध के बीच बीजेपी ने जो सलाह दिया उसमें वो कहा गया कि हमें जाति आधारित जो जनगणना है उससे कोई दिक्कत
नहीं है। अगर आप बात करें कांग्रेस की, उस समय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के अंदर भी जो है इस मसले पर, जाति आधारित जनगणना के मसले पर कम अंतर विरोध नहीं रहे। और ख़ास करके इस जाति आधारित जनगणना के सबसे मुखर विरोधी कांग्रेस में उस समय के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे हमारे देश के, पी चिदम्बरम साहब। तो पी चिदम्बरम महोदय ने जो है उन्होंने इसकी पुरजोर तरीके से विरोध किया जाति आधारित जनगणना का। और उनका ऐसा मानना था कि जाति आधारित जो जनगणना है उससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, कई सारी उसमें खामियां हो सकती है, कई सारे समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, या हमारे देश में कई सारे तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो पी चिदम्बरम जो थे वो कांग्रेस के एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिन्होंने जाति आधारित जनगणना की जो है वो एक तरह से विरोध किया यहाँ पे। और उनका अपना जो मंतव्य था वो कांग्रेस पर इस तरह से वो हावी रहे कि अंततः जो है वो कांग्रेस एक अलग स्टैंड लिया और वो पी चिदम्बरम के ही दबाव में लिया। तो उस समय कांग्रेस के भीतर जो सबसे बड़ा विरोध जो था वो आपको उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम के तरफ से हुआ। चूँकि पी चिदम्बरम की जो मंत्रालय थी, गृह मंत्रालय के अधीन ही जो है वो जनगणना की कार्य कराई जाती है। तो उन्होंने कई सारे जो हैं वो जोरदार जो है एक तरह से आपको कह सकते हैं कि तर्क जो हैं वो जातिगत जनगणना के विपक्ष में जो है कई सारे जो हैं तर्क को, मजबूत तर्कों को उन्होंने रखा, जिसमें हम कुछ तर्कों की उनकी जिक्र करेंगे। जैसे कि पी चिदम्बरम साहब ने कहा कि हमारे पास जो है उस तरह के प्रशिक्षित कर्मी नहीं हैं और ये एक काफ़ी जटिल सा प्रक्रिया है, काफ़ी जटिल कार्य है कि व्यक्तियों के जाति आधारित जो आंकड़े जुटाए जाए, क्योंकि उसमें जो है वो त्रुटि की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि विभिन्न जो समुदाय हैं, विभिन्न व्यक्ति जो हैं वो चाहेंगे कि हम इस वर्ग में आ जाएं, हम उस वर्ग में आ जाएं। तो इस तरह से जो है उस आंकड़े की विश्वसनीयता को जो है वो सही करने के लिए जो एक दक्ष कर्मचारी होने चाहिए, हमारे पास इस वक्त जो है उस तरह की संसाधन, उस तरह के कर्मचारी नहीं है जो इस जटिल कार्य को जो है वो कर सके। दूसरी बात की जो उन्होंने चिदम्बरम साहब ने जो बताया उसमें उन्होंने कहा कि कई राज्यों में जो है वो ओबीसी के अंदर भी जो है उपवर्ग बनाए गए हैं, तो ऐसे में ये समस्या हो जाएगी कि वो किस वर्ग के अधीन रखा जाए। तीसरी बात उन्होंने ये भी रखा कि कई सारी ऐसी जातियां हैं जो किसी एक राज्य में जो हैं वो ओबीसी में हैं, वहीं दूसरे राज्य में जो हैं वो ओबीसी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये भी एक काफ़ी कठिनाई की बात हो जाएगी कि चूँकि जनगणना हमने पहले ही बताया कि ये केंद्र सरकार के अधीन होती है, तो किस जाति को किस वर्ग के अधीन रखा जाए, कौन सा जाति जो है वो ओबीसी वर्ग में होगा, कौन सा नहीं होगा। जैसे अगर आप देखिएगा तो बिहार में जो हैं वो बनिया जो हैं वो ओबीसी में आते हैं, यूपी में जो हैं बहुत सारे जो बनिया की जातियां हैं उसमें जो हैं वो सवर्ण में आते हैं। तो इन कठिनाइयों की तरफ भी उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया कि इससे जो है वो काफ़ी जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। उसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य तकनीकी जो है वो खामियों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट कराया। जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है वो प्रवासन कर जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेट होकर चले गए हैं, तो उस राज्य में उस जाति के कौन सी वर्ग है, और फिर जो पूर्व के जो उनके राज्य थे उस राज्य में उनके जाति का क्या वर्ग था, तो ये सारे भी एक असुविधा का जो है वो कारण बन जाएगा। इसके अलावा जो धर्म परिवर्तन के मसले हैं, जैसे कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी कर लेते हैं या अपना धर्म ही बदल लेते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के वर्ग का जो वर्गीकरण करना होगा या उनके जातियों का निर्धारण करना होगा, या फिर उनके जो बच्चे हैं उन्हें किस वर्ग में रखा जाए, ये भी एक बहुत ही जो है वो दुविधापूर्ण स्थिति को जन्म देती है। तो ये जो आपको तर्क थे चिदम्बरम साहब के, तो पी चिदम्बरम के तर्क चूँकि काफ़ी मजबूत तर्क थे, उन्होंने काफ़ी मजबूत तर्कों को रखा था सरकार के समक्ष। तो इन तर्कों के कारण जो है वो एक बार जो है कांग्रेस जो है वो अपने जो उनका रुख था, उन्होंने कहा कि देश में जो 2011 में जो जनगणना जो होना है, सेंसस जो होना है, उसमें जाति आधारित जो जनगणना है वो नहीं कराई जाएगी। तो कांग्रेस का स्टैंड जो ही सामने आया कि फिर से एक बार जो है वो जो मंडल पार्टियां हैं खास करके उनका दबाव काफ़ी बढ़ गया। और चूँकि उस समय देश में कई सारी ऐसी पार्टियां, जैसे आप राष्ट्रीय जनता दल की बात करते हैं,
तो ये उस समय यूपीए का हिस्सा थे। तो चूंकि यूपीए के अंदर से भी अंतर विरोध उत्पन्न होता है, एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और ये गतिरोध इतना बढ़ जाता है कि उस समय यूपीए की जो अध्यक्षा थी सोनिया गांधी जी, उनको हस्तक्षेप करना पड़ता है। और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद जो है एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो जातिगत जनगणना को कराने का निर्णय लिया। लेकिन चूंकि चिदम्बरम की तर्क जो थे वो काफ़ी मजबूत तर्क थे और काफ़ी दमदार उनका ये तर्क था, तो इस कारण से उस समय जो है वो मनमोहन सिंह की सरकार ने निर्णय लिया कि जातिगत जनगणना जो है वो कराई जाएगी, लेकिन नियमित जनगणना के साथ जो है वो जाति के कॉलम नहीं जोड़े जाएंगे, बल्कि जातिगत जनगणना जो है वो जाति आधारित जो जानकारी है, जो आंकड़े हैं, वो अलग से जुटाया जाएगा और नियमित जनगणना को अपने ही तरह, उसमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन जाति आधारित जो आंकड़े हैं वो जुटाए जाएंगे। इस तरह से जो है वो गहन विचार विमर्श के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो नियमित जनगणना है, जो सेंसस है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके समांतर ही जो है वो जाति आधारित जो आंकड़े हैं उसको जुटाने का कार्य किया जाएगा और व्यक्तियों के जातियों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। और इसी कारण से जो है वर्ष 2011 में जो है वो SECC इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसको कहा जाता है सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011। मतलब सामाजिक आर्थिक रूप से जो है विभिन्न जातियों की जो है गणना की ये कार्य, एक मुहिम जो है वो आपको वर्ष 2011 में शुरू की गई। और इस कार्य के लिए आपको हम बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, इसके लिए अलग से आपको 4000 करोड़ रुपए लगभग इसमें खर्च किए गए। बहुत सारे कर्मियों को लगाया गया, प्रशिक्षण दिया गया, उसके बहुत सारे स्वरूप थे कि कैसे जाके आपको विभिन्न लोगों के जातियों को कैसे दर्ज करना है। उसमें ये भी था कि आप उस जिस परिवार में जाते हैं वहाँ पर जब आप जाते हैं तो गांव के जो जनप्रतिनिधि है उनको साथ ले जाना है, या कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो उनको भी साथ ले जाना है, ताकि कोई व्यक्ति जो है वो गलत सूचना न दे सके। उसके बाद आप उस आंकड़े को जो है उस परिवार के सामने, उनकी परिवार की जितनी जो सूचनाएं जो है वो दर्ज की गई है, जानकारी ली गई है, उसको जो है वो कर्मी जो है जो इस आंकड़े को जुटा रहा है वो पढ़ के इसको सुनाएगा, और जब वो परिवार सेटिस्फाइड हो जाएगा तो उस पर अपना दस्तखत करेगा। और ये पूरी प्रोग्राम जो है वो डिजिटल रूप से किया गया, आपको टैब पर किया गया, मोबाइल के एप्लीकेशन के द्वारा ऐप बेस्ड किया गया। और वहाँ पे फिर उस आंकड़े को जो है वो ग्राम सभा की जो या स्थानीय निकाय में जो है उस आंकड़े को पढ़ के सुनाया जाएगा, और जब सभी कोई सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि इसमें किसी तरह की गलत सूचना दर्ज नहीं की गई है किसी व्यक्ति के द्वारा, तब फिर उस आंकड़े को भेजा जाएगा। और भी बहुत सारे उसके प्रावधान किए गए थे। वहाँ पर एक कॉलम ये भी था कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो जाति की जो अनिवार्यता है उसको स्वीकार करने से इनकार करता है और वो अपने आप को एक जाति विहीन समाज का हिस्सा बनाना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी हमारे देश में हैं जो जिनका ऐसा मानना है कि जाति धर्म जो है वो उससे अपने को अलग रखना चाहते हैं, वो एक जाति विहीन समाज की परिकल्पना करते हैं, एक धर्म विहीन समाज की परिकल्पना करते हैं। अब यहाँ पे धर्म शब्द के व्यापक अर्थ पे हम नहीं जा रहे हैं, जो ये धर्म और पंथ की विवाद जो है एक अलग विमर्श का विषय है। हम अगर उधर जाएंगे तो शायद हम विषय वस्तु से थोड़ा अलग निकल जाएंगे, तो हम उस विवाद की ओर नहीं बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हम ये बताना चाह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक धर्म विहीन समाज की परिकल्पना करते हैं, बात करते हैं, जाति विहीन समाज की बात करते हैं। तो उनके लिए ये कॉलम था कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को किसी जाति से अब विमुक्त करना चाहते हैं, किसी जाति को मानने से इनकार कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कॉलम था कि कोई जाति नहीं, ये भी जोड़ा गया था। और भी बहुत सारे उसके प्रावधान थे जो आपको दर्ज किए गए थे। और इस तरह से एक बहुत बड़े बजट को 4000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जो है ये सेंसस किया गया था। आपको सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 के कार्य को पूरा किया गया। इस तमाम कार्य को पूरा करने के बाद आप देखिएगा कि उसके आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किए गए। और
बार बार मांग की जाती रही कि उसके आंकड़े को सार्वजनिक किया जाए, ठीक ना। 2014 में नई सरकार का भी गठन हुआ और नई सरकार के गठन के बाद भी ये प्रेशर, ये बार बार ये चर्चा होती रही कि जाति संबंधी जो आंकड़े हैं उसको सार्वजनिक किया जाए। लेकिन आप देखिएगा कि पूर्व के सरकार ने भी जो है वो आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया। हालांकि वर्ष 2016 में जो आके जो व्यक्तियों की जो सामाजिक आर्थिक जो जानकारी थी, जो आंकड़े थे, उसको सार्वजनिक कर दिया गया। व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के जो आंकड़े थे उसको सार्वजनिक कर दिया गया, लेकिन व्यक्तियों के जाति संबंधी आंकड़े जो है उसको सार्वजनिक नहीं किए गए। हालांकि जो निवर्तमान सरकार है कि उन पर भी ये प्रेशर बनाया जाता रहा और कई दफ़े ये कहा गया सरकार की तरफ से कि हम इसके आंकड़े को बहुत जल्द जो है वो सार्वजनिक कर देंगे, लेकिन वर्षों वर्ष गुजरता चला गया, आज तक उस आंकड़े को जो है सार्वजनिक नहीं किया गया। कारण जो भी रहे हों और सरकार ने किन कारणों से इसे सार्वजनिक नहीं किया, ये भी एक अलग विमर्श का एक विषय वस्तु है कि किन कारणों से उस जाति संबंधी जो 2011 में जो सेंसस करवाया गया था, आखिर उसको सार्वजनिक करने से सरकार को क्या दिक्कत है। सवाल तो है, एक अहम सवाल भी है। और जबकि सरकार भी कई बार आश्वासन दिया कि हम इस आंकड़े को जो है वो जल्द ही सार्वजनिक कर देंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। तो ये तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश के अंदर जो है वो नियमित जनगणना के साथ जो है वो जातिगत जनगणना के जो है वो मांग होते रहे। और वर्ष 2011 में जो है SECC कार्यक्रम जो है जिसके जरिए जाति आधारित आंकड़े जो है वो जुटाए गए, लेकिन सार्वजनिक नहीं किए गए। अब आते हैं हम बिहार की ओर, लौटते हैं। अब देखिए कि बिहार में भी चूँकि ये मांग जो है वो काफ़ी पुरानी रही है कि जाति आधारित जो जनगणना है वो होनी चाहिए। और ख़ास करके अगर आप बिहार की राजनीतिक स्थिति को देखिए तो लंबे समय से जो है यहाँ पर जो मंडल पार्टियां हैं, पहले राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही, फिर नीतीश कुमार जी का बीजेपी के गठबंधन की एक सरकार रही, एनडीए की आप कह सकते हैं सरकार रही। वर्तमान समय में फिर एक बार से नीतीश कुमार जी और राजद गठबंधन के बीच, जिसको महागठबंधन नाम दिया गया है, उनकी एक सरकार है। तो एक लंबे अवधि से जो है कहीं ना कहीं जो राज्य की जो कमान है वो मंडल पार्टियों के पास रही है, जो कि जातिगत जनगणना के बड़े पैरोकार रहे हैं। तो बिहार में भी इस चीज़ को लेकर, बिहार में भी जातिगत जनगणना को लेकर जो है वो केंद्र पर दबाव बनाया गया। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सरकार बिहार के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा गंभीर देखी इस मुद्दे पर कि बिहार विधानसभा में आप देख सकते हैं कि 18 फरवरी 2019, आपको पता होगा कि जनगणना जो है वो 2021 में जो है वर्ष 2021 में 11 के बाद नियमित जनगणना होना था। लेकिन कोरोना काल के कारण जो है एक वैश्विक महामारी के रूप में, जिस तरह से कोरोना जो है वो विश्व में जो है पूरी विश्व को जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये झकझोर दिया। और हमारे देश में भी जो है लंबे अवधि तक जो है लॉकडाउन की स्थिति बनी रही, तालाबंदी की स्थिति बनी रही और भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो इस कोरोना महामारी के कारण जो है वर्ष 2021 में जो नियमित जनगणना होनी थी वो नहीं कराया जा सका। और ऐसा माना जा रहा है, जो मतलब समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारियां मिल रही है उसमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि शायद इसमें थोड़ा विलंब और हो, 2023 के अंतिम समय तक या वर्ष 2024 में जाके ये जनगणना की कार्य जो है जो 2021 में होनी थी वो शायद प्रारंभ हो सके। तो इस 2021 में चूंकि सेंसस होना था तो उससे पूर्व से ही ये दबाव एक बार फिर से बनाया गया कि वर्ष 2011 के भी आंकड़े सार्वजनिक जो नहीं किए गए SECC के आंकड़े, और नियमित जनगणना की भी समय आ गई। तो ये एक सरकार पर जो है एक प्रेशर बनाना शुरू किया गया और जिसका एक केंद्र बन गया आपको बिहार, क्योंकि बिहार से ये मांग सबसे मजबूती के साथ उठाई गई। और इसके लिए जो है बिहार विधानसभा में देखिएगा 18 फरवरी 2019 को बिहार विधानसभा से जो है सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव जो है पारित किया गया। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा समझना दिलचस्प है बहुत ही, चूँकि अभी अगर आप देखिए कि बिहार में जो है वो जाति आधारित गणना की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी के कई सारे अहम नेता जो हैं, बड़े नेता जो हैं, वो इसके विरोध में जो है वो अपने बयान भी दे रहे हैं कि नहीं होने चाहिए। कुछ ऐसे नेता हैं जो इसके पक्ष में भी बयान दे रहे हैं कि
जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और इसकी शुरुआत का श्रेय एनडीए को ही जाता है। वर्ष 2019 में जो है वो एक तरह से एनडीए की सरकार रही, मतलब कि नीतीश कुमार की जो जेडीयू की गठबंधन बीजेपी के साथ रही है। और उस समय आपको ये 18 फरवरी 2019 को भी बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से, मतलब विपक्षी दल सहित लगभग सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि 2021 की जो सेंसस होनी है, जनगणना होनी है, उसमें जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, व्यक्तियों की जाति दर्ज होनी चाहिए और ये भी दर्ज होना चाहिए कि वो किस वर्ग में आते हैं, वो ओबीसी के अंतर्गत हैं अथवा नहीं है। इसके बाद आप देखिएगा कि 27 फरवरी 2020 में एक बार फिर से सर्वसम्मति से जो है बिहार विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है और ये कहा जाता है कि नियमित जनगणना के साथ जो है वो जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और इस बिहार विधानसभा के प्रस्ताव को जो है वो केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है। दो बार बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करके केंद्र सरकार के पास भेजा गया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको बिल्कुल एक तरह से समझिए खारिज कर दिया। मतलब कि वर्तमान जो केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है ये मांग जो है बिहार विधानसभा के इस प्रस्ताव को एक तरह से खारिज कर दिया और इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। जबकि आप समझ सकते हैं कि वर्ष 2011 में बीजेपी के ही एक नेता गोपीनाथ मुंडे जी ने जो है वो नियमित जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने की जोरदार मांग की थी। और जो हमने कहा था कि प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनाई गई थी, तो वहाँ पर भी एक तरह से बीजेपी चाहे गहरे अंतर विरोधों के बावजूद जातिगत जनगणना के पक्ष में ही आपको एक स्टैंड लिया था। लेकिन अब जब बिहार विधानसभा से 2 बार ये प्रस्ताव भेजा गया तो केंद्र सरकार ने इसको खारिज कर दिया। इसके बाद जो है आप देखिएगा कि बिहार की लगभग 10 पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के से मुलाकात किया। और ये 23 अगस्त 2021 को, ये आंकड़े थोड़ा ध्यान रखने हैं उन लोगों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण तिथि है कि वर्ष 2019 में 18 फरवरी 2019 को बिहार विधानसभा में पहली बार जो है वो जातिगत जनगणना के पक्ष में प्रस्ताव को पारित किया गया। फिर 27 फरवरी 2020 को जाति आधारित जनगणना के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया और केंद्र को भेजा गया। इसके बाद जब ये प्रस्ताव खारिज कर दिए गए तो बिहार के 10 पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल जो है, विपक्षी पार्टी और सत्ताधारी पार्टियों की सभी पार्टियां सम्मिलित रूप से जो है 23 अगस्त 2021 को देश के प्रधानमंत्री से ये सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है और जाति आधारित जनगणना की मांग को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और ये भी बताया जाता है इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के द्वारा कि ये जातिगत जनगणना जो है किन कारणों से जो है बहुत ज़रूरी है और इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या लाभ होंगे समाज के, और सामाजिक न्याय की जो मुहिम है देश में जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके सामाजिक उत्थान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस कदर ज़रूरी है। इसके अलावा जो जाति आधारित जनगणना के विपक्ष में जो शंकाएं जो उत्पन्न होती रही है या उनके विपक्ष में जो तर्क दिए जाते रहे, उन तर्कों का भी खंडन करने का प्रयास किया गया इस प्रतिनिधि मंडल के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद जो है वो एक सहमति नहीं बन पाती है इस मुद्दे पर और नियमित जनगणना के साथ जो है मतलब केंद्र सरकार ने जो है वो जाति आधारित जनगणना की मांग को एक तरह से नहीं माना। और इसके बाद बिहार में जो है आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 जून 2022 को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस सर्वदलीय बैठक को बुलाने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अगर केंद्र सरकार जो है जाति आधारित जनगणना की मांग को नहीं मानती है तो हम अपने खर्च से, अपने राज्य सरकार के कोष से जो है अपने खर्च से जो है वो जाति संबंधी जो जानकारियां हैं वो जुटाएंगे और हम इसकी गिनती करेंगे, न केवल व्यक्तियों के जाति की बल्कि वो किस वर्ग में है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, इन तमाम पक्षों के, इन तमाम बातों के बारे में हम एक डाटा जो है वो ज़रूर जुटाएंगे। हमने यहाँ पे कहा था कि आखिर वो कौन से हालात रहे
किन कारणों से बिहार में जो है जाति आधारित जो गणना की कार्यक्रम जो अभी शुरुआत हो चुकी है, 7 जनवरी से इसके पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है, तो किन कारणों से बिहार सरकार ने जो है ये फैसला लिया, तो उसकी रूपरेखा अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ सकते हैं कि ये बिहार विधानसभा से आपको ये प्रस्ताव भी भेजे गए केंद्र सरकार के पास, जिसको वर्तमान जो है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खारिज कर दिया। इसके बाद जो है विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल भी उनसे मुलाकात किया, लेकिन फिर भी बात जो है इस पर सहमति नहीं बनाई जा सकी और बाद में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में 1 जून 2022 को, और इसमें यह निर्णय लिया गया कि बिहार सरकार जो है वो अपने खर्च से जो है वो इस तरह के आंकड़े को, जाति आधारित आंकड़े को जुटाने का कार्य करेगी। अब जो सबसे अहम बात बनते हैं वो हमारे आज के इस परिचर्चा का कि आखिर क्यों हो रहे हैं जाति आधारित जनगणना का, क्यों विरोध किया जा रहा है, क्या खामियां हैं इसके अंदर, और जो विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। चूँकि बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं या हमारे जो मध्य वर्ग हैं, मध्यम वर्ग है, या जो विभिन्न सारे राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके भी अलग अलग स्टैंड दिखाई पड़ते हैं, वो भी अलग अलग राय में बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। हमारे समाज में भी जो हैं विभिन्न वर्ग जो हैं, या आप कह सकते हैं बहुत सारे व्यक्ति समूह समुदाय भी जो हैं वो अलग अलग रूप से आपको इस मसले पर बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ कुछ लोग, कुछ समूह जो हैं वो, कुछ समुदाय जो हैं वो जातिगत जनगणना का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसके विरोध में भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम आज यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जातिगत मतलब जो जनगणना है उसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं और उसके पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। उसके बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे कि क्या जातिगत जो जनगणना है, जाति आधारित जो जनगणना है, उसकी मांग कितनी जायज़ है, या बिहार सरकार का जो ये एक महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 5 लाख से ज़्यादा कर्मी लगाए गए हैं और एक बहुत ही गंभीर दिख रही है सरकार इस मुहिम को सफल बनाने को लेकर, पूरी राज्य की तंत्र जो है वो लगी हुई है इस मुहिम को सफल बनाने में। आखिर क्या फ़ायदे हैं इसके, तो चलिए अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि हमारे आज के इस परिचर्चा के 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कि विमर्श का जो है ये आप कह सकते हैं कि सबसे अहम बिंदु हैं कि जातिगत जनगणना के विपक्ष में वो कौन से तर्क हैं और क्या तर्क दे रहे हैं लोग जो इसके विरोध कर रहे हैं। उनका जो ये मानना है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, एक अच्छी पहल नहीं है, तो क्या उनके अपने तर्क है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि उनके क्या तर्क हैं। आइए सबसे पहले तो देखिए कि ये कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना जो है वो जातिवाद को बढ़ावा देगा। सबसे पहली जो मजबूत तर्क जो है, सर्वप्रमुख तर्क अगर हम कहें तो ये कहा जा रहा है कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। चूँकि अगर आप इसको थोड़ा डिस्क्राइब करने का अगर कोशिश करें तो जाति एक भावनात्मक चीज़ है और माना जाता है कि जाति में एक भावनात्मक तत्व छुपा होता है और विभिन्न जो जातियां हैं उनके बीच जाति को लेकर जो है वो एक अलग तरह की जो भावनात्मक जो तत्व है वो मौजूद होता है। और अगर हम जातिगत जनगणना करते हैं तो ऐसे स्थिति में इसका जो सामाजिक और जो राजनीतिक दुष्प्रभाव है वो हमें दिखाई पड़ेगा और इससे क्या होगा कि जो जातिगत जो बंधन है वो और मजबूत होते चले जाएंगे। और एक तरफ अगर हम देखते हैं कि हम एक जाति विहीन, एक धर्म विहीन जब समाज की परिकल्पना करते हैं कि एक कोई जाति धर्म नहीं हो, एक शोषण मुक्त समाज हो, एक बिल्कुल से समानता वाली समाज हो जहाँ पे जाति के बंधन नहीं हो, जातियों के आधार पे भेदभाव नहीं हो, इन तमाम बातों को अगर हम अपनी परिकल्पना में एक आदर्श रूप में अगर एक तरफ इसकी बात करते हैं, जाति मुक्त समाज की बात करते हैं, वहीं अगर हम जातियों की गिनती करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ही उस मुहिम को जो है वो एक धक्का पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब सीधा सा चीज़ है कि अगर आप एक जाति मुक्त समाज चाहते हैं और जाति की गिनती कर रहे हैं तो एक कंट्राडिक्शन हमें दिखाई पड़ रहा है कि आखिर ये कैसे संभव है कि हम एक तरफ जातियों की भी गिनती कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम एक जाति मुक्त समाज की भी बात कर रहे हैं, तब तो ये कंट्राडिक्शन है।
और चूंकि जाति में एक भावनात्मक तत्व भी मौजूद होते हैं, तो इस तरह से क्या होंगे कि जातिगत रूप से लोग लामबंद होने लगेंगे। इससे समाज में जो है जातिगत संघर्ष जो है वो बढ़ जाएगा, जातियों की जो खाई है वो और बढ़ जाएगी। जैसा कि लोग मानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा तर्क देते हैं कि आरक्षण ने जो है वो जातियों की खाई को और चौड़ा कर दिया है। हालांकि इसके भी अपने अपने दावे हैं, अपने अपने पक्ष विपक्ष में एक तर्क हैं कि ये बहुत सारे लोग जो हैं इसको एक सामाजिक न्याय के से इसको जोड़ के देखते हैं। वहीं दूसरी लोग जो हैं ये इस आरक्षण के जो विरोधी विचारधारा के लोग होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि इससे जातिगत जो बंधन है, वो जातिगत जो खाई है वो और चौड़ी हो गई है और गहरी हुई है। इससे भेदभाव और बढ़ा है और एक दूसरे के बीच कटुता, द्वेष, संघर्ष की स्थिति का जन्म होता है। तो पहला तर्क तो यही है जातिगत जनगणना के भी पक्ष में अति विपक्ष में, कि जातिगत जनगणना से क्या होगा कि जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा और हमारी जो एक जाति विहीन समाज की जो एक आदर्श स्वरूप की परिकल्पना है उसको कहीं ना कहीं गहरा धक्का पहुंचेगा। इससे दूसरे बात पे हम आते हैं कि इससे समाज में गतिरोध बढ़ेगा, जो कि आप इसको पहले बिंदु को ही विस्तार समझ सकते हैं कि जब जाति संबंधी जो आंकड़े हैं वो जुटाए जाएंगे, विभिन्न जातियों के बारे में जो है उनकी संख्या के बारे में जो है वो जानकारियां जो हैं वो सार्वजनिक होगी, तो ये तर्क दिया जा रहा है कि इससे क्या होगा कि जातियों के बीच जो है वो संघर्ष का जन्म होगा, उनके बीच गतिरोध उत्पन्न होगा, उनके बीच जो है टकराहट उत्पन्न होगी। आप तीसरे मजबूत तर्क को देखें तो एक बहुत ही मजबूत तर्क है जो जातिगत जनगणना के विरोध में दिया जा रहा है। वो ये कहा जा रहा है कि इससे क्या होगा कि जाति आधारित जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है वो तेज हो जाएगा। चूँकि आप देखिए कि हमारे देश में जो है, अगर आप देखिएगा कि चुनाव को अगर हम देखें तो हमारी आचार संहिता में ये है कि जाति आधारित जो है वो चुनाव नहीं होने चाहिए, धर्म के आधार पे जो है वो वोट नहीं मांगे जाने चाहिए, जाति के आधार पे वोट नहीं मांगे जाने चाहिए। मतलब कि हम एक तरफ ऐसा समझते हैं और हम उस दिशा में भी बढ़ना चाहते हैं आदर्श रूप में कि राजनीति जो है वो जाति से मुक्त होनी चाहिए, राजनीति जो है वो धर्म से मुक्त होनी चाहिए। यहाँ पर धर्मगत या सांप्रदायिक जो राजनीतिक है वो ख़त्म हो, जातिगत राजनीति जो है वो ख़त्म हो। लेकिन कई सारी जो राजनीतिक पार्टियां, अगर आप देखिएगा ध्यान से इस चीज़ को समग्रता अवलोकन करें तो आज भी हमारे देश की जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अपने जातिगत कैडर हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को अगर गहरे रूप में जब आप अवलोकन करेंगे, देखेंगे, उन तथ्यों को देखेंगे, चाहे वो टिकट बंटवारे से लेकर या उनके वोटरों तक की अगर बात करें, जैसे कुछ विशेष पार्टियों को देखिएगा कि टिकट बंटवारे में जो है कुछ खास समुदाय के, कुछ खास जातियों के, खास वर्गों के लोगों को ही अधिक मात्रा में टिकट दिए जाते हैं उस राजनीतिक दल के द्वारा। आज भी हमारे लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में जो है जातिवाद जो है गहरे अवरोधक के रूप में खड़ा है, गहरे जो है वो बाधा के रूप में खड़ा होता है। जो हम चुनाव के समय में अक्सर देखते हैं कि लोग जातिगत जो ध्रुवीकरण है वो इतना मजबूत हो जाता है कि अच्छे जो चरित्रवान जो उम्मीदवार होते हैं, जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं, जो विकास के कार्यों पर, बुनियादी ज़रूरतों के मसलों पर जो कार्य करना चाहते हैं, वैसे उम्मीदवार जो है वो चुनाव को नहीं जीत पाते हैं। लेकिन जातिगत आंकड़े में जो माहिर उम्मीदवार होते हैं या जिनके पक्ष में आप देखिएगा कि जातिगत समीकरण जिनके पक्ष में होते हैं वो चुनाव के समय चुनाव जीत जाते हैं। तो ये आप कहिएगा कि हमारे लोकतंत्र की जो है ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज भी हमारे देश में जो है चुनाव जो है वो जाति से मुक्त नहीं हो पाई है, धर्म से मुक्त नहीं हो पाई है। और ऐसे में हम एक सफल लोकतंत्र की परिकल्पना जो है वो नहीं कर सकते हैं। एक आदर्श लोकतंत्र, एक ऐसा डेमोक्रेसी जो संप्रदाय से मुक्त हो, क्षेत्रवाद से मुक्त हो, जातिवाद से मुक्त हो, लैंगिक विभेदों से मुक्त हो, तो हम ऐसे लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जो विपक्ष के जो तर्क हैं उसमें एक ये भी तर्क है कि इससे क्या होगा कि जातिगत जनगणना से जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है जातियों का वो तेज हो जाएगा और विभिन्न राजनीतिक दल जो है वो जाति के आधार पर जो है वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। और ये कहीं ना कहीं
मतलब लोकतंत्र के सफलता के मार्ग में, एक आदर्श लोकतंत्र के मार्ग में जो है वो जातिवाद एक बाधक के रूप में खड़ा हो जाएगा। तो ये एक मजबूत तर्क है और इससे क्या होगा कि जातिगत जो राजनीतिक है उसको बढ़ावा मिल जाएगा। उसके बाद आइए कि जातिगत वर्चस्व का संघर्ष, ये भी एक तर्क दिया जा रहा है कि विभिन्न जातियों के बीच, जो आप इस दूसरे पॉइंट में भी आप देखे थे समाज में गतिरोध, तो समाज में गतिरोध और जातियों के वर्चस्व में गतिरोध, इसमें थोड़ा सा अंतर है कि समाज में गतिरोध विभिन्न रूपों में हो सकती है जातिगत जनगणना के बाद, जैसे अग्रे पिछड़ों के रूप में या दलितों और अग्रों के बीच में, तो ये या अमीरों और गरीबों के बीच में, चूँकि यहाँ पर जिस जनगणना की बात की जा रही है उसमें व्यक्तियों के आर्थिक स्थिति के भी आंकड़े जो है, सामाजिक आर्थिक हैसियत के आंकड़े भी जो है वो जुटाने के कार्य किए जा रहे हैं। तो ये संघर्ष समाज में बहुत सारे रूप में सामने आ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जातिगत वर्चस्व का, कि एक जाति और दूसरी जाति के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ओबीसी वर्ग में भी अगर आप देखें तो बहुत सारी जातियाँ हैं, तो उनके बीच भी आपस में संघर्ष हो सकते हैं। या फिर अगर आप सवर्ण समुदाय के अंदर देखिए तो जो विभिन्न जातियां हैं उनके बीच भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विभिन्न जातियों के बीच जो है, एक ही वर्ग की जातियों के बीच भी जो है वो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा और जो मजबूत जातियां होगी वो अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश में जो है वो अल्पसंख्यक जातियों पर जो है वो एक तरह से जो है उनका दमन करेगी, उनका शोषण करेगी और ये जातिगत संघर्ष जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही मजबूत तर्क दिया जा रहा है जातिगत जनगणना के विपक्ष में। उसके बाद आइए कि एक तर्क दिया जा रहा है जनसंख्या और नियंत्रण का खतरा। अब ये क्या तर्क है, इसको भी जरा समझना पड़ेगा हमें कि चूंकि जब जातिगत जनगणना होगी तो जाति आधारित जब आंकड़े आएंगे तो हम देखेंगे कि कुछ विशेष जातियों की संख्या अधिक होगी, कुछ विशेष जातियों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है, उनकी संख्या आपको अन्य जातियों की अपेक्षा कम होगी। तो इस तरह का एक विचार दिया जा रहा है कि इससे क्या होगा कि जिन जातियों की संख्या कम होगी उनमें भी ये एक भावना इस तरह की आएगी कि हमारी संख्या जो है वो कम है, इसीलिए हमारी हिस्सेदारी भी जो है कम है, या हमारी प्रतिनिधित्व भी जो है वो कम है, या फिर अन्य जो बहुसंख्यक जातियां हैं, जो अधिक आबादी वाली जातियां हैं, वो हम पे शोषण कर रही है, हमारा शोषण कर रही है, हमारा दमन कर रही है, तो उनके बीच भी उन कम जनसंख्या वाली जातियों के बीच जो है अपनी जनसंख्या को तेज़ी से बढ़ाने के वो प्रयास कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता होगा कि हमारे देश की अगर जनसंख्या को देखें तो चीन के बाद हमारे देश की जनसंख्या सबसे बड़ी है, और हम किसी भी कार्य को अगर आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे, तो लगभग हमारे देश की जो ये बढ़ती हुई विशाल जनसंख्या जो है और जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है। और चूँकि जनसंख्या के बढ़ते जो ये आंकड़े हैं उससे संसाधनों पर दबाव बहुत बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं हमारे देश में जो बेकारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और इन सब का एक बड़ा कारण जो है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, विशाल जनसंख्या, इसका एक सबसे मुख्य कारण के रूप में गिना जाता है। तो ऐसे में जो हमारे देश की जनसंख्या नियंत्रण की जो सरकार की मुहिम है, एक तरफ आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए पॉलिसी लाई जा रही है। केंद्र सरकार पर भी समय समय पे दबाव बनाया जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण के कठोर पॉलिसी लाए जाए, नियम लाए जाएँ। सरकार में विभिन्न उपायों के जरिए ये कोशिश कर रही है कि जनसंख्या को काबू में लाया जाए, नियंत्रण में लाया जाए। तो कहीं ना कहीं इस जातिगत जनगणना के द्वारा जो है वो इस मुहिम को धक्का पहुंचेगा और मतलब कि जनसंख्या अनियंत्रण का खतरा एक बार फिर से उत्पन्न हो जाएगा, जो एक बड़ी समस्या के रूप में इसको हम किसी भी रूप में हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम वैसे भी हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। और अगर आप वृद्धि दर को देखें तो हाल के दिनों में ये
कम ज़रूर हुआ, एक स्टेबल कंडीशन में आ रही है, लेकिन फिर से हम एक बार इस खतरा को मोल नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखिए तो सरकार पर भी जो है वो दबाव बनेगा, जो विभिन्न जो आपको लोक कल्याणकारी जो योजनाएं होती है उसमें जो वर्चस्वशाली जातियां होगी, जो बहुसंख्यक जातियां होगी, वो दबाव डालेगी कि हमारे पक्ष में जो है बनाए जाए, हमारे अनुकूल बनाए जाए, हमारी प्रतिनिधित्व अधिक हो। और चूंकि जो विभिन्न जातियां हैं वो सीधे सीधी वोट बैंक के रूप में राजनीतिक दलों को प्रभावित करेगी, और हमारे देश की अभी जो एक राजनीतिक जो दलीय व्यवस्था आप समझिए या आप लोकतांत्रिक पद्धति को देखिएगा, तो अभी विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच अगर आप विचारधारा को लेकर या जो सरकार के योजनाओं को लेकर एक आदर्श स्वरूप में वो नहीं है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सरकार पर जो है वो एक विशेष समुदाय का, एक विशेष जाति का दबाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे में क्या होगा कि कई सारी जातियों के जो हित हैं उसको दरकिनार कर दिया जाएगा विभिन्न सरकारों के द्वारा, और वो अपने वोट बैंक के अनुरूप जो है लोक कल्याणकारी योजनाओं को लाएंगे कि हमारा वोट बैंक ये जाति ज़्यादा है, फलाना जाति हमारा वोट बैंक नहीं है, तो उस जाति के अनुकूल जो है योजना हम नहीं लाएंगे, फलाना जाति हमारे वोटर बैंक में है, हमारे वोट बैंक में है, इनसे हमें ज़्यादा वोट मिलता है, तो उस जाति के अनुकूल जो है वो विभिन्न लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन करना चाहेंगे, जो एक तरह से समाज को एक अनियंत्रण की स्थिति में ला देगा। और इस तरह से जो आप देखिएगा कि बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाएगी, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से जो है हमारी पूरी व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगी। उसके बाद से आइए कि एक बहुत बड़ा जो तर्क है जो जातिगत जनगणना के विरोध में दिया जा रहा है, वो है कि आरक्षण संबंधी जो जटिलताएं हैं, आरक्षण संबंधी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होगी। और ये एक बहुत बड़ा अंदेशा है, चूँकि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो है इंदिरा साहनी जो केस थी, इंदिरा साहनीवाद के द्वारा जो है वो आरक्षण को ये कहा गया कि 50% से आरक्षण अधिक नहीं हो सकता है। आरक्षण की सीमा को 50% निर्धारित किया गया था इंदिरा साहनी केस में। और आप देखिएगा कि जब यहाँ पर जाति आधारित जो जनगणना की बात की जा रही है, तो इसमें कुछ विशेष जातियों के, समुदायों के, या आप कह सकते हैं कि ओबीसी वर्ग की जनसंख्या को, जैसा कि अनुमानित रूप से कहा जा रहा है कि कई गुना जो बढ़ गई होगी, क्योंकि आज तक ओबीसी समुदाय के जो भी उनके लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती है, जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती है, वो 1931 में जो अंतिम रूप से जातिगत जनगणना की गई थी उसी को आधार मानकर जो है उस समय जो ओबीसी समुदाय की जो गिनती की गई थी उसी को आधार बनाकर जो है वो विभिन्न योजनाओं को बनाया जाता है या उसका क्रियान्वयन किया जाता है। यहाँ तक कि मंडल आयोग के रिपोर्ट के आधार पर, बीपी मंडल के रिपोर्ट के आधार पर जो हमारे देश में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की गई बीपी सिंह के सरकार में, तो वो मंडल आयोग के सिफारिशों को भी लागू किया गया था, तो उसका भी आधार जो है वो 1931 का ही जनगणना जो था उसके आधार पर ही ये रिपोर्ट जो है वो सौंपा गया था। हालांकि हमने पहले भी कहा था कि मंडल आयोग ने जो है वो इस पर चिंता जाहिर की थी और ये कहा था कि हमारे पास कोई इस तरह के विश्वसनीय आंकड़े, अद्यतन आंकड़े होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अनुशंसा किया वो 1931 के ही आंकड़े के आधार पर किया था। और बाद में इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया कि आरक्षण की सीमा 50% तक निर्धारित की गई। तो जातिगत जनगणना के बाद जब विभिन्न समुदायों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो प्रतिनिधित्व की मांग को भी, प्रतिनिधित्व बढ़ाने की भी मांग जो है वो तेज हो जाएगी, वो मुहिम भी जो है वो जोर पकड़ेगी। और इससे जो ये इंदिरा साहनी केस का जो ये जजमेंट है 50% आरक्षण का जो दायरा है ये टूट जाएगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये दायरा तो एक तरह से अघोषित रूप से टूट चुकी है। 10% जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया और इसके जजमेंट आ चुके हैं। हम किसी वीडियो में अगर आप लोगों की मांग होगी तो हम निश्चित रूप से जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, जो कि एक बहुत ही विवादित विषय है
और उस पर भी कई सारे पक्ष विपक्ष में अपने अपने तर्क हैं। बहुत सारे लोग आज तक अदालत के फैसले के बाद भी जो है उसको असंवैधानिक कहते हैं, उसको गलत मानते हैं और उसके विपक्ष में बहुत सारे तर्क देते हैं। उनका ऐसा मानना है, आप देखिएगा कि जो स्टालिन सरकार है उन्होंने कहा है कि हम रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे, जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मसले पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया डिसीजन आया है उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डालेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी विमर्श की विषय है। अगर आप लोगों की मांग होगी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आर्थिक आरक्षण पर, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की प्रावधान की गई है 10% आरक्षण का प्रावधान, इस पर भी हम एक समग्र क्लास को लेकर आप लोगों के पास एक विस्तृत क्लास को लेकर आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हो। और फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे कि आप देखिएगा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो वहाँ पर भी कोर्ट में ये दलील दी गई इंदिरा साहनी केस की 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, जबकि अभी अगर आप देखेंगे तो आरक्षण का दायरा लगभग 60% हो गया है। 49.5% तो पहले से आपको आरक्षण मिल रहा है और 10% जो है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिल रहा है। तो लगभग अब ये 59.5% यानी लगभग आपको ये 60% जो है वो आरक्षण जो है वो हो चुका है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अघोषित रूप में जो है इंदिरा साहनी केस के जो वो जजमेंट थे अदालत के कि आरक्षण का दायरा 50% से अधिक नहीं हो, वो टूट चुका है। और ऐसा जो है जो मंडल पार्टियां हैं या आप कह सकते हैं जो ओबीसी वर्ग के जो संगठन है वो यही मान के चल रहे हैं कि अब ये दायरा टूट चुका है। आप देखिएगा कि विभिन्न राज्यों में जो है, जैसे आप देखिए छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में, तमिलनाडु में हाल के दिनों में आरक्षण के दायरे को बढ़ा दिया गया, झारखंड में हाल के दिनों में जो है वो आरक्षण के दायरे को बढ़ा दिया गया। हालांकि जो छत्तीसगढ़ में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया और राज्य विधानसभा के द्वारा ये प्रस्ताव भी पारित किया गया, वो राज्यपाल के पास लंबित है और उसको राज्यपाल की मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन विभिन्न राज्य सरकारें जो हैं वो अपनी तरफ से जो है राज्य की नौकरियों में और जो शिक्षण संस्थान है उसमें आरक्षण के दायरे को अब बढ़ा रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस समय ही ये अंदेशा जाहिर किया जाने लगा कि अब विभिन्न राज्यों में जो है आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग जोर पकड़ेगी। हमारे बिहार में भी अब देखिएगा, बिहार राज्य में भी जो है हालिया दिनों में जो संसद के सत्र चल रहे थे तो वहाँ पर मांग की गई कि बिहार सरकार को भी अब इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और ओबीसी के आरक्षण के दायरे को बढ़ाना चाहिए। तो खैर ये एक अलग विमर्श का विषय है, लेकिन ये जो एक चिंता जाहिर की जा रही है कि जब जातिगत जनगणना के आंकड़े आएंगे तो आरक्षण का जो दायरा है, जो मतलब इंदिरा साहनी केस में जो 50% का दायरा निर्धारित किया गया था वो टूटेगा और ये आरक्षण संबंधी जो जटिलताएं हैं, आरक्षण संबंधी जो गतिरोध है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया गया था बीपी सिंह के सरकार के द्वारा, तो पूरे देश में जो है ये एक आग की तरह ये खबर फैली थी और कई सारे जगहों पर जो है वो हिंसा हुई, आगजनी हुई, कई सारे लोगों ने आत्महत्याएं तक की थी। तो काफ़ी दिनों तक जो है वो उथल पुथल सा मचा रहा था। तो आरक्षण चूँकि बहुत ही एक विवादित जो है वो विषय है, तो इन कारणों से ये वो कंटेंट है, ये वो बिंदु है जिन कारणों से जो है वो ये तर्क दिए जा रहे हैं कि जातिगत जनगणना जो है वो नहीं होनी चाहिए। इससे जो है कई सारी जटिलताएं उत्पन्न होगी। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू को देखने का प्रयास करते हैं कि जहां पे लोग जाति आधारित जनगणना के कई सारी खूबियां गिना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जाति आधारित जो जनगणना है वो निश्चित रूप से होनी चाहिए, ये समाज में ज़रूरी है, ये हमारी जो सामाजिक न्याय की जो एक मुहिम है, समानता की जो एक संवैधानिक जो एक आदर्श है, उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए जातिगत जनगणना जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि जातिगत जनगणना के पक्ष में क्या तर्क है। अब हम आते हैं इस परिचर्चा के एक बहुत ही अहम बिंदु पर कि आखिरकार जातिगत जनगणना के पक्ष में वो कौन से दलीलें दी जा रही है, कौन से वो तर्क दिए जा रहे हैं
और जो जातिगत जनगणना के जो पैरोकार हैं, जिनका ऐसा मानना है कि जातिगत जनगणना जो है निश्चित रूप से कराई जानी चाहिए, वो जाति आधारित जनगणना के या जातिगत जनगणना के पक्ष में कौन से तर्क को दे रहे हैं। तो बारी बारी से हम इसको जानने का प्रयास करेंगे और कई सारे काफ़ी मजबूत तथ्य जो हैं, मजबूत तर्क जो हैं, वो तथ्यों के साथ जो हैं वो रखे जा रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आइए कि जातिगत जनगणना का जो सबसे पहला लाभ कि नीति निर्धारण में सहायक। अब ये कौन सी लॉजिक है कि अगर आप इसको समझने का प्रयास करें कि हम किसी भी समुदाय के बारे में, अगर उनके बारे में हम विभिन्न जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं या हम सामाजिक न्याय की जो एक संवैधानिक जो एक सामाजिक न्याय की जो मुहिम की अगर हम बात करते हैं या विभिन्न समुदायों के लिए जब हम योजनाओं का निर्माण करते हैं, तो ये तो स्वाभाविक बात है कि उस समुदाय की जो आर्थिक स्थिति है, उसकी जो सामाजिक स्थिति है, ये हमें उनकी प्रतिनिधित्व का मसला है, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या जुडिशरी के सेक्टर में हो, राजनीति के सेक्टर में हो। अब विभिन्न क्षेत्रों में अगर किसी जाति विशेष की, समुदाय विशेष की प्रतिनिधित्व के आंकड़े आपके पास नहीं है, अगर किसी जाति विशेष के आंकड़े आपके पास नहीं है, तो आप उनके बारे में कैसे नीतियों का निर्धारण करते हैं। ये तो बड़ा चौंकाने वाला बात है कि समझ से थोड़ा सा परे है कि हम आज भी ओबीसी वर्ग के लिए जो नीतियों का निर्धारण करते हैं, तो हम 1931 की जो जनगणना हुई थी, जिसमें अंतिम बार आपको जाति संबंधी आंकड़े जुटाए गए थे, उन्हीं को आधार मानकर हम आज भी उन जातियों के लिए सरकारी नीतियों का निर्धारण करते हैं, योजनाओं का निर्धारण करते हैं। तो ये तो बड़ा हास्यास्पद सा प्रतीत होता है अपने आप में। आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए हमारे पास एक वैज्ञानिक आंकड़े जो हैं, वो क्यों नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। हम किसी वर्ग के उत्थान के लिए, हम जो सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्श को प्राप्त करने के लिए, हम समाजवाद के आदर्श को प्राप्त करने के लिए, अगर हम किसी समुदाय विशेष के, किसी जाति विशेष के आंकड़े को जुटाना चाह रहे हैं जिससे उनके विकास को तेज गति दिया जा सकता है, उनके बारे में बेहतर ढंग से नीतियों का निर्धारण किया जा सकता है, विभिन्न योजनाओं का निर्धारण किया जा सकता है, तो इसमें दिक्कत क्या है, क्यों नहीं होनी चाहिए हमारे पास इस तरह के आंकड़े। ये तो बड़ा इलॉजिकल तर्क दिखाई पड़ता है हमें कि इससे ये आंकड़े नहीं होने चाहिए। निश्चित रूप से होने चाहिए, और तभी हम उस जाति के बारे में, उस समुदाय के बारे में हम एक बेहतर नीति का निर्धारण कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम किसी भी समुदाय के नीतियों का निर्धारण करें, उसके हितों के लिए जब हम कोई योजनाओं का निर्माण करते हैं, तो हमारे पास उसके बारे में कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सोशल स्टेटस कैसी है, सोशल स्थिति कैसी है, ये तमाम बात जो है हमें निश्चित रूप से इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सबसे पहला तर्क जो है कि किसी भी नीति के निर्धारण में हमें, जब तक हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, तो बिना डेटा का हम कैसे नीति का निर्धारण कर लेते हैं। ये थोड़ा इलॉजिकल बात तो है ही, निश्चित रूप से है, और हास्यास्पद भी है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है, दूसरी बात आइए कि आरक्षण की प्रक्रिया का तार्किकीकरण करने के लिए। अब यहाँ पे हम दो तरह से इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम बार बार कहते हैं कि आरक्षण एक जटिल विषय है, और अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो एक बिंदु विशेष पर बात कर लेने से आरक्षण के बातें ख़त्म नहीं हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारी टॉपिक आज जातिगत जनगणना है, तो केवल हम आरक्षण के उन्हीं पहलुओं की हम बात कर रहे हैं जो जातिगत जनगणना से जुड़ती है। क्योंकि और इसमें हम दो चीज़ों का जिक्र करेंगे आरक्षण के तार्किकीकरण करने की। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आरक्षण का दायरा है एक ये, और आरक्षण में जो प्रतिनिधित्व के मसले हैं, तो उसको कैसे हम इस तरह से तार्किक बनाएं ताकि जो जिनको उचित रूप से लाभ मिलना चाहिए आरक्षण का, क्या उनको लाभ मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो कैसे आरक्षण का जो लाभ है उन लोगों तक पहुँचे जिनको कि मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। तो इन दो बातों के संदर्भ में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक मांग उठती रही है विभिन्न जो आपको देखिएगा कि खास करके ये जो मंडल पार्टियां कही जाती है, तो उनकी तरफ से एक नारा बुलंद होता रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे ये नारा बहुत ही
चर्चित रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो एक मांग उठती रही है कि क्यों नहीं हम जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का निर्धारण करें। अब ध्यान दीजिए कि इंदिरा साहनी केस में जो आरक्षण का जो दायरा है उसको 50% निर्धारित किया गया, जबकि वर्तमान समय में जो है विभिन्न पार्टियां, विभिन्न संगठन ऐसा मांग कर रही है कि इस दायरे को हटाया जाए और जिस जाति के, जिस समुदाय की जितनी संख्या है उसको उनके संख्या के अनुसार जो है वो आरक्षण दिया जाए उनको। एक नारा जो है वो काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर एक नारा काफ़ी बुलंद हुआ था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आखिर कोई अगर विशेष वर्ग जो है अगर वो 52% है तो उनके लिए आरक्षण 27% ही क्यों? प्रश्न तो काफ़ी विचारणीय है कि जब आरक्षण प्रतिनिधित्व का मसला है और जो समुदाय 52% आबादी है तो उनके लिए 27% ही आरक्षण का प्रावधान क्यों किया जाए? 52% आरक्षण उनके लिए क्यों नहीं होना चाहिए? तो एक तार्किक बात तो ये है कि आरक्षण के जो दायरे हैं वो 50% है। हम इसको एक दूसरे एंगल से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हाल के दिनों में आप देखेंगे कि हमारे देश में जो है वो EWS आरक्षण जो है वो संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया और EWS आरक्षण को अब एक संवैधानिकता की उस पर मुहर भी लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये एक संवैधानिक है, इसमें किसी भी तरह की कोई जो त्रुटि है वो नहीं है। हालांकि ये 3-2 से ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। EWS आरक्षण को अगर आप समझने का प्रयास करें कम शब्दों में तो जो इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब आप अगर सीधे शब्दों में देखते हैं कि आर्थिक रूप से गरीब, लेकिन ये मसला ऐसा है नहीं। आर्थिक रूप से गरीब किन व्यक्तियों को ये आरक्षण प्राप्त है? क्या सभी आर्थिक रूप से गरीब सभी वर्गों को ये आरक्षण मिल रहा है? तो जवाब होगा नहीं। जबकि अगर हम देखें आर्थिक रूप से गरीब लोगों के लिए आरक्षण, इसका सामान्य सा मतलब हुआ कि जो इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ खास जो समुदाय हैं उन्हीं को इसका फायदा केवल मिल पा रहा है। और जिन खास समुदाय को आपको ये EWS आरक्षण का लाभ मिल रहा है, अगर आप उनकी संख्या को देखें तो उनकी संख्या कितनी है? अगर आप इस आंकड़े को जुटाएं तो उनकी संख्या कितनी है? तो जो 15% से लेकर 18% जिनकी जनसंख्या है उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान, और जिनकी संख्या 50% से ज़्यादा है उनके लिए 27% आरक्षण का प्रावधान। तो ये तो एक इलॉजिकल लग ही रहा है। तो पहली बात तो ये है कि जिस समुदाय की, जिस जाति की जितनी संख्या है, जब आरक्षण प्रतिनिधित्व का मसला है तो इस आरक्षण को तार्किक बनाया जाए। क्यों नहीं आरक्षण को जनसंख्या के हिसाब से उसमें प्रतिनिधित्व की आरक्षण की जो दायरा है वो उस तरह से निर्धारित किया जाए? 50% का ही दायरा क्यों? और जब एक खास समुदाय के लिए संविधान संशोधन के द्वारा 10% आरक्षण दिया जा सकता है, जबकि होना, अगर आप लॉजिकली इसको समझे तो आर्थिक रूप से गरीब जो सभी वर्गों को ही आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। वहाँ पर हम एक जाति की बात करते हैं कि कुछ खास जातियों को ही, कुछ खास समुदाय के लोगों को ही EWS आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। और इसीलिए अगर आप इसको नॉन लीगलाइज टर्म में समझे हम तो इसे सवर्ण आरक्षण भी कहा जा रहा है, द्विज आरक्षण भी कहा जा रहा है। तो पहली बात तो आरक्षण के तार्किकीकरण के अंतर्गत हम ये आपको दिखलाना चाह रहे हैं कि आरक्षण को इस तरह से तार्किक बनाया जा सकता है कि जनसंख्या के हिसाब से जो है प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण में तब्दीली किया जाए और ये 50% के जो दायरे हैं, जिसको कि विभिन्न जो संगठन हैं, जो समुदाय हैं या बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां जो है इसको हटाने की जो बात जो है समय समय पे करते रहें। दूसरी बात आरक्षण को लेकर कि अभी जैसे आप देखिए कि
ओबीसी वर्ग को जो है वो 27% आरक्षण जो है वो मिलता है। मतलब बीपी मंडल के सिफारिशों को जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के द्वारा लागू किया गया था तो 27% आरक्षण आपको ओबीसी वर्ग के लिए दिया गया। आरक्षण के तार्किकीकरण का एक दूसरा पहलू हम इस बात की तरफ आपको ले चलेंगे कि जैसे आज भी हमारे यहाँ जो आरक्षण है वो 1931 की जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के आधार पर ही हमारे देश में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और अगर आप देखें तो कई सारी जातियां हैं जो कि काफ़ी आगे निकल चुकी है। कुछ ऐसी भी जातियां रही होंगी, हो सकती है जो कि और थोड़ी सी उनकी विकास जो है नीचे की तरफ हो गई। हालांकि ऐसा सामान्यता हम नहीं मानते हैं कि लेकिन फिर भी एक लॉजिक तो है, एक तर्क तो है। हो सकता है कि कुछ जातियां उनकी जो स्थिति रही होगी 1931 के में उनकी स्थिति थोड़ी और बदतर हो गई हो, या 1931 में कुछ जातियों की जो स्थिति रही होगी तो अब वो काफ़ी आगे निकल चुके हों विकास की दौर में। तो आरक्षण को तार्किक बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ओबीसी के अंदर या फिर एससी के अंदर भी बहुत सारे जातियां हैं। तो किसी भी समुदाय को जितना आरक्षण मिल रहा है उसमें कुछ खास जातियां अगर आरक्षण के लाभ को अधिक उठा रही है, कुछ अन्य जातियां जिन तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हम आरक्षण में आरक्षण के प्रावधान को भी लागू कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के जरिए हम समझाने का प्रयास करते हैं कि मान लेते हैं कि 27% ओबीसी वर्ग को जो यहाँ आरक्षण मिला है, मान लेते हैं कि ये एक जाति है ए और ये एक जाति है बी। अगर हम जातिगत जनगणना के द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि ए जाति जो है इसको उचित प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए था, इनको उतनी प्रतिनिधित्व इनको मिल चुकी है सरकारी नौकरियों में, जबकि बी जाति जो है इनकी प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। जो एक नैतिक प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो उससे भी ये बिलो में है। तो ऐसे कंडीशन में हम इनके लिए इस 27% आरक्षण के कोटे में से मान लेते हैं कि 5% आरक्षण बी के लिए निर्धारित कर दे, आरक्षित कर दे। आरक्षण में आरक्षण के प्रावधान को लागू किया जाए तो इस जाति का भी जो उत्थान है वो तेजी के साथ हो सकेगा। लेकिन ये तमाम बात हम कैसे कर पाएंगे जब तक हमारे पास कोई एप्रोप्रिएट आंकड़े ही नहीं है, कोई डेटा ही हमारे पास नहीं हो, तो हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इसलिए जातिगत जनगणना जो है, जाति आधारित जो गणना है, जब इसके आंकड़े हमारे पास होंगे तो हम आरक्षण को भी एक तार्किक बना सकते हैं। और आरक्षण का जो असल मकसद है, जो असल उद्देश्य है कि आरक्षण जो है वो प्रतिनिधित्व का मसला है, आरक्षण जो है वो समानता का, जो समाजवाद का जो सिद्धांत है, समानता का जो सिद्धांत है, उसको उसकी प्राप्ति को सुनिश्चित करने का एक जरिया है आरक्षण। और इस लक्ष्य को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पास एक विश्वसनीय आंकड़े जो है, एक ठोस आंकड़े जो हैं वो होने ही चाहिए, तभी हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो और ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है, इसीलिए निश्चित रूप से जो है जातिगत जनगणना से हमें इस दिशा में बहुत ही अधिक लाभ मिलने वाला है। हम तीसरी बात की अगर हम बात करें, जो तीसरा पॉइंट कि जाति आधारित जनगणना कोई नई मांग नहीं है, ये भी एक मजबूत तर्क है, क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया था कि हमारे देश में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है वो 1881 ईस्वी में हुई थी, मतलब देश की आज़ादी के पूर्व में ही। और आपको हमने बताया था कि उस समय से जो जाति के जो कॉलम थे, व्यक्तियों की जाति जो है वो दर्ज की जाती रही, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि किसी भी व्यक्ति की अगर हम सामाजिक आर्थिक स्थिति का या अन्य समुदायों से उनकी तुलनात्मक सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानना चाहते हैं, अन्य व्यक्तियों से, अन्य समुदायों से, तो उसके लिए हमें उसके जाति के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए थी। तो 1881 से लेकर 1931 तक जाति संबंधी आंकड़े जो हैं वो जुटाए जाते रहे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी जाति संबंधी आंकड़े जुटाए ही नहीं गए, ये बिल्कुल से एक नवीन अवधारणा है, एक नवीन कॉन्सेप्ट है, ऐसी भी बात नहीं है। और उसी 1931 में जो अंतिम रूप से हमारे पास जो जाति संबंधी आंकड़े
प्राप्त हुए थे, हम उन्हीं आंकड़े पर जो है 90 वर्ष पुराने, आप समझ सकते हैं कि हमारी जो सिस्टम है वो एक 90 वर्ष पुराने हम आंकड़े पर हम आज कार्य करते हैं, योजनाओं का निर्माण करते हैं, योजनाओं का निर्धारण करते हैं। तो बड़ा इलॉजिकल लगता है। और जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक विश्वसनीय आंकड़ा होना चाहिए, एक विश्वसनीय डेटा होना चाहिए, तो एक तरफ ये तर्क दिए जाते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा इलॉजिकल यहाँ पे लगेगा। अगर इन बिंदुओं पर, इन कसौटियों पर हम इन्हें कसने का प्रयास करेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, ये एक नवीन मांग भी नहीं है, जाति आधारित जनगणना कोई नई मांग नहीं है। और इसको लेकर जो है वो 1951 में हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना कराई गई थी। तो आप देखिएगा उस समय से ही वर्ष 2011 में आप देखिए तो बीजेपी के तरफ से भी ये आवाज़ उठी थी कि नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। एक समय में कांग्रेस भी इसके साथ खड़ी दिखाई पड़ी थी। आज भी अगर आप कांग्रेस के एक बड़े नेता अभी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और उनके 1-2 दिन पूर्व के आप बयान को देख लें इस मसले पर, जाति आधारित जनगणना के मसले पर, तो उन्होंने कहा हाँ, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी भी के भी कई नेता जो हैं वो इसके पक्ष में दिखाई पड़ते हैं, हालांकि बहुत सारे नेता जो हैं वो इसके विपक्ष में दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इसके पक्ष में दिखाई पड़ती है। तो आखिर क्या दिक्कत है इसमें, जाति आधारित जनगणना में क्या समस्याएं होती है, होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखिए कि एक बहुत ही अहम बिंदु आपको हम बताने जा रहे हैं कि जातिगत संघर्ष या सामाजिक संघर्ष के तर्क का खंडन। अभी आपने कुछ देर पहले देखा होगा कि जो जातिगत जनगणना के विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उसमें एक ये तर्क दिया गया था, 2 बिंदुओं को याद कीजिए आप थोड़ा फ्लैशबैक में आके, कि उससे कहा गया था कि जाति आधारित जो जनगणना होगा तो इससे क्या होगा कि जातिगत संघर्ष, विभिन्न जातियों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगा। इसके अलावा सामाजिक संघर्ष, अमीरों गरीबों की, अगड़े पिछड़ों की संघर्ष जो है वो शुरू हो जाएगी। जातियों के बीच संघर्ष, एक ही वर्ग की जो जातियां हैं उसमें भी संघर्ष की नौबत आ जाएगी। ये तर्क दिए गए थे कि इससे जातिगत विभेद जो हैं वो बढ़ेंगे, जातिगत संघर्ष बढ़ेंगे, सामाजिक संघर्ष बढ़ेंगे। तो इसका भी यहाँ पे खंडन किया जाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखें कि 1931 में अंतिम रूप से जातिगत जो जनगणना के आंकड़े हैं वो हमें प्राप्त हुए, और उस समय से भी जो मतलब 81 में जब जनगणना शुरू हुई थी उस समय से लेकर अब तक, या देश की आज़ादी के बाद भी ये निर्णय लिया गया कि SC ST की गिनती की जाएगी। 1951 में जो देश में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई तो वहाँ पे SC और ST की जो है वो जनसंख्या को दर्ज किया गया, जो आज तक किया जाता है। तो जब SC ST वर्ग की जनसंख्या को दर्ज किया जाता है, जब उनकी जातियों को दर्ज किया जाता है, इससे समाज में कोई विद्वेष नहीं फैलता है, तो फिर OBC के गिनती से क्या समस्या है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि क्या ऐसी बात है कि किसी भी जाति की गिनती नहीं की जा रही है सेंसस के द्वारा? तो ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम आज भी जो हमारे देश में जो सेंसस होता है, नियमित जनगणना में हम देखते हैं कि SC और ST समुदाय की गिनती की जाती है। जब SC और ST समुदाय की गिनती करने से किसी भी तरह का सामाजिक गतिरोध नहीं उत्पन्न होता, जातिगत संघर्ष नहीं उत्पन्न होता है, तो फिर OBC को गिन लेने से कैसे जातिगत संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो एक तर्क दिया जा रहा है जातिगत जनगणना के विपक्ष में कि इससे क्या होगा कि समाज में तनाव फैलेगा, क्यों तनाव फैलेगा? जाति आधारित जो अवधारणाएं हैं, जो जाति आधारित जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं उसके केंद्र में जो है वो जातियों की स्थिति जो है वो है। आज भी हमारे देश में जो है वो 1931 के जनगणना के आधार पर नीतियों का निर्धारण किया जाता है। तो आखिर उनकी गिनती करने में क्या दिक्कत है? एक वैज्ञानिक आंकड़ा क्यों नहीं होने चाहिए? कैसे संघर्ष, क्यों संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा? तो ये जो एक दावा किया जाता है कि जातिगत जनगणना से जातिगत संघर्ष बढ़ेगा, सामाजिक संघर्ष बढ़ेगा, तो एक तरह से इसको भी नकार दे, मतलब जो जातिगत जनगणना के हिमायती हैं जो उनका ये मानना है कि नहीं, ये सब इसको डाइल्यूट करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जातिगत जनगणना की मांग जो है उसको कमज़ोर करने के लिए ये सब तर्क गढ़ा जा रहा है। ऐसी ये कोई एक मजबूत तर्क नहीं है। तो
जो विपक्ष में तर्क दिए जा रहे थे उसका भी खंडन किया जा रहा है कि नहीं, ये तर्क जो है वो मजबूत तर्क नहीं है और वो तथ्यों पर आधारित तर्क नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि जातिगत जनगणना के क्या एडवांटेज हैं, क्या लाभ हैं। तो वंचित वर्ग में जागरूकता, और ये बहुत ही अहम चीज़ है कि आप देखिए कि जब जाति संबंधी आंकड़े हमारे पास होंगे तो विभिन्न जातियों को ये पता चलेगा कि उनकी प्रतिनिधित्व कैसा है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व कितना है, और तब उनमें एक चेतना का विकास होगा, उनमें एक जागरूकता का विकास होगा। अगर किसी जाति विशेष का प्रतिनिधित्व जो है कम है या उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति जो है वो पिछड़ा हुआ होगा, तो उनके लिए सरकार की भी योजनाएं जो होगी उनके हक में थोड़ी बनेगी, और उस जाति के अंदर भी जो है, उस जाति विशेष के लोगों के अंदर भी जो है वो एक तरह की भाव उत्पन्न होगी, एक चेतना उत्पन्न होगी कि वो अब जो है उनमें एक जागरूकता उत्पन्न होगी, और उससे उस जाति विशेष के लोगों के उत्थान में जो है वो काफ़ी सहायता मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। और इसलिए जाति आधारित जनगणना जो है वो ज़रूरी है, तभी हम किसी समुदाय विशेष के बारे में, जाति विशेष के बारे में बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, और उसमें एक नवीन चेतना का विकास जो है, जागरूकता का विकास जो है वो हो पाएगा, और उससे उसका उत्थान होगा, और वो जो है समाज की मुख्य धारा में वो भी आ पाएंगे, और जो हमारी लोकतांत्रिक आदर्श है उसको प्राप्त करने में मददगार होगा। उसके बाद हम आते हैं, ये भी एक बहुत ही मजबूत तर्क है कि आयोगों और समितियों का मत। हमने समय समय पे आप लोगों को कहा है कि जैसे कि हमारे देश में जो मंडल आयोग, जिसके सिफारिश के आधार पे आरक्षण हमारे देश में आज भी है, तो उस समय भी मंडल आयोग के द्वारा भी ये कहा गया कि चूँकि वो 1931 के जाति आधारित जो मतलब जनगणना हुए थे उसी के आंकड़ों के आधार पर जो है उन्होंने अपनी अनुशंसाएं की थी। तो उस मंडल आयोग में भी के द्वारा भी कहा गया था कि हमारे पास जो है वो एक अद्यतन आंकड़े जो हैं विभिन्न जातियों की जो है आंकड़े होने चाहिए, तभी हम बेहतर ढंग से जो है वो नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखिए तो इंदिरा साहनी केस में भी ये अदालत की टिप्पणी थी कि जाति आधारित जो आंकड़े हैं वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, एक प्रमाणिक आंकड़ा, और चूंकि अद्यतन आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है उससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, और ये होना चाहिए। उन्होंने भी अपनी टिप्पणी में इस पर चिंता जाहिर की थी। इसके अलावा अगर आप देखिए तो हमने आपको बताया था कि जो मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी के बारे में कि वर्ष 2008 में, वर्ष 2010 में जो मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी थी, खुले शब्दों में, एकदम बेबाक शब्दों में मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था, इस पर चिंता जाहिर की थी, और ये कहा था कि जातिगत जो जनगणना है वो होनी चाहिए, और जाति संबंधी जो डेटा है, आंकड़े हैं, वो निश्चित रूप से अब होने चाहिए, तभी हम उन समुदायों के बारे में एक बेहतर नीतियों के निर्धारण करने की स्थिति में हो पाएंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि कई सारी आयोगों ने, कई सारी समितियों ने, या फिर आप देखिए न्यायालय के जजमेंटों में, उनकी टिप्पणियों में जो है आप देखिएगा कि जाति संबंधी जो विश्वसनीय आंकड़े पर जो है वो आपको एक तरह से जो विश्वसनीय आंकड़े की अनुपलब्धता पर जो है वो एक तरह से चिंता जाहिर की गई, और ये कहा गया कि जातियों के आंकड़े जो हैं होने ही चाहिए। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ वर्ष पूर्व जो है सरकार की ओर से रोहिणी आयोग का गठन किया गया था, जो पिछड़े वर्ग हैं उसका उप वर्गीकरण करने के लिए। खैर ये एक अलग सा टॉपिक है रोहिणी आयोग। तो वहाँ पर भी रोहिणी आयोग के जो हालांकि अभी तक उस आयोग के कार्यकाल को बार बार बढ़ाया जाता रहा है, उनकी एक फाइनल अनुशंसा नहीं आ पाई है, लेकिन जो उनके जो बयान जो आए मीडिया में, जो कथित रूप में कहा गया कि रोहिणी आयोग ने भी इस बात पर चिंता जाहिर किया कि हमारे पास जो है वो जाति के आंकड़े जो हैं वो बहुत पुराने आंकड़े हैं, नवीन आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो जाति आधारित जो आंकड़े हैं वो होने ही चाहिए। तो ये सब वो तमाम दावे हैं जब सभी समितियां कर रही है, जो कि अध्ययन करती है चीज़ों को बेहतर ढंग से, जो आयोग हैं या न्यायालय की जो टिप्पणियों को अगर देखें, तो जब वो सारे इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जाति आधारित जो आंकड़े हैं वो होने चाहिए, विश्वसनीय आंकड़े, तो उनकी इन तर्कों का, उनकी टिप्पणियों का हम
कब तक जो है उसको इग्नोर करके हम इसको जातिगत जनगणना की मांग पर जो है वो धूल डालते रहें। तो ये एक तरह से छलावा प्रतीत होती है निश्चित रूप से एक जाति विशेष के वर्गों के लोगों के साथ। तो ये वो मजबूत तर्क हैं। इसके अलावा अगर आप देखिएगा सामाजिक जनभावना के अनुरूप, ये बहुत ही अहम बात है कि किसी भी देश में, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में, चाहे सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में, किसी भी व्यवस्था में अगर आप देखिए कि अगर आप सामाजिक जनभावना का निरादर करते हैं, अगर आप उसका अनादर करते हैं, उस जनभावना के अनुरूप अगर कार्य नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह चिंता का सबब है। अगर आप देखिए तो एक समाज का बहुल आबादी, अधिकांश आबादी इस बात पे सहमत है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से अवलोकन करें तो देश की अधिकांश राजनीतिक पार्टियां इस बात पे सहमत हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। तो हम एक जन समुदाय के, एक बड़े सामाजिक जनभावना के मांग को, एक बड़े जो जनसंख्या वाले जो सामाजिक जनभावना है, उस सामाजिक जनभावना को कब तक हम उसको दबाया जाए या उनके भावना का अनादर कब तक किया जाए। जब एक बड़ी जनसंख्या जो है, देश की बड़ी जनसंख्या ये मांग करती है कि जाति आधारित जो हैं वो आंकड़े होने चाहिए, जाति आधारित जो जनगणना होने चाहिए, तो समस्या किसे है? और क्या जो जातिगत जनगणना के विपक्ष में हैं, कौन हैं वो लोग, कितनी संख्या है उनकी? अगर इसके बारे में भी गहनता से विचार किया जाए कि कौन से वो राजनीतिक विचारधारा हैं जो जातिगत जनगणना के विरोध में खड़े हैं, कौन से वो समुदाय हैं जो जातिगत जनगणना के विरोध में हैं, तो आपको अगर इसका सूक्ष्मता से अवलोकन किया जाए तो कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ेगा आपको कि एक खास तबका भर जो है वो जातिगत जनगणना के विरोध में दिखाई पड़ते हैं। कुछ खास राजनीतिक विचारधारा ही जो है वो जातिगत जनगणना के विरोध में दिखाई पड़ते हैं, जबकि अधिकांश जो जनसंख्या है, अधिकांश जो समुदाय हैं, अधिकांश जो वर्ग हैं, वो ये चाहते हैं कि जाति आधारित जो आंकड़े हैं, जाति आधारित जो जनगणना है वो निश्चित रूप से करवाई जानी चाहिए, जिससे हमें विभिन्न जातियों की वास्तविक स्थिति, उनकी वैज्ञानिक आंकड़ा जब प्राप्त होगी तो उनकी सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है, उनकी प्रतिनिधित्व की स्थिति है, उसका बेहतर हमारे पास एक डेटा होगा और तब उसके बारे में हम बेहतर नीतियों का निर्धारण कर सकेंगे। उसके अलावा अगर आप देखिए तो कुछ अहम चीज़ों पर हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि हमारे देश में जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अब एक संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, जो आपको पता ही है कि वर्तमान सरकार की जो अभी निवर्तमान सरकार है उन्हीं के कार्यकाल में जो है अनुच्छेद 340 आप लोग जानते होंगे, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अब एक संवैधानिक संस्था के रूप में काम करती है। और हमारे देश में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 के धारा 11 में एक बात कही गई है और उसमें ये कहा गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 की जो अधिनियम है उसकी धारा 11 में एक बात कहा गया है कि सरकार हर 10 वर्ष के बाद इस चीज़ का अध्ययन करेगी कि कौन सी समुदाय जो है, कौन सी जातियां जो है उनको उचित प्रतिनिधित्व मिला है। अगर वो ज़रूरी समझते हैं तो कुछ खास जातियां जिनको 10 वर्षों के बाद अवलोकन करने के बाद अगर उनकी स्थिति बेहतर दिख रही है तो उनको अन्य पिछड़े वर्ग की या ओबीसी की लिस्ट से जो है वो बाहर कर दिया जाएगा और जो जिनकी स्थिति खराब है उनको माने ओबीसी वर्ग में शामिल करने का भी प्रावधान जो है धारा 11 के अंतर्गत किया जाएगा। अब जरा ठहर के सोचिए कि जब हम एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के इस धारा की बात करते हैं कि 10 वर्षों के बाद सरकार जो है उसकी समीक्षा करेगी और देखेगी कि जिस समुदाय की स्थिति अच्छी होगी उसे बाहर कर देगी, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? क्या इस बात को डिसाइड करने के लिए हमारे पास कोई वैज्ञानिक आंकड़े नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। अगर किसी आज मांग की जाती है कि इस जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल कर दिया जाए, आप देखते हैं कि समय समय पे जो है विभिन्न
राज्यों में जो है कुछ जातियों को एससी वर्ग में शामिल कर दिया जाता है, कभी एसटी वर्ग में शामिल कर दिया जाता है, कुछ वर्ग को ओबीसी वर्ग में शामिल कर दिया जाता है। राज्यों के हाई कोर्ट इस मसले पे को सुलझाने में लगे हुए होते हैं। विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं वो अपने वोट बैंक के हिसाब से जो है वो इसका निर्धारण करने में जुटे रहते हैं। जैसे आप हाल के दिनों में देखे होंगे कि बिहार में जो लोहार जाति को लेके लंबे समय तक जो है बिहार में जो है हाई कोर्ट में जो है केस पेंडिंग रहे थे और कई सारी रिजल्ट भी जो है वो लंबित रहे थे। का प्रतियोगिता परीक्षाओं के रिजल्ट भी जो है उस समय से नहीं प्रकाशित किए जा रहे थे, क्योंकि लोहार जाति कि एक्चुअल स्थिति क्या होनी चाहिए, वो ईबीसी में होने चाहिए कि वो एससी में होने चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार ने जो है उसको एससी वर्ग में डाल दिया था और बाद में जो है हाई कोर्ट ने जो है इस पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया और उसको कहा कि नहीं ये ईबीसी वर्ग में ही रहेंगे। तो ये जो आप देखेंगे कि किसी भी जाति को जब हम किसी वर्ग में शामिल करते हैं, ओबीसी वर्ग से बाहर करना है या ओबीसी वर्ग में शामिल करना है, तो उसका क्या आधार होना चाहिए। जब तक उस जाति के बारे में कोई आंकड़े हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है तो हम उसके बारे में कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसको ओबीसी वर्ग में शामिल करना है अथवा नहीं करना है। उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी प्रतिनिधित्व कितनी है, तो इस बात की जानकारी तो होनी ही चाहिए। और जब आप बात करते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 के धारा 11 की बात करते हैं कि 10 वर्षों के अंतराल के बाद समीक्षा करेंगे, तो इस समीक्षा का आधार क्या होगा। तो निश्चित रूप से जातिगत जनगणना जो है, ऐसे जो आप देखिएगा प्रावधान जो है हमारे देश में, इसको एक सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए बहुत आवश्यक है कि विभिन्न व्यक्तियों की, विभिन्न जातियों की जो है स्थिति का जो है एक एक्चुअल डाटा, एक वास्तविक प्रमाणिक डाटा, एक वैज्ञानिक डाटा जो है वो हमारे पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखिए तो असमानताओं को दूर करने में तो हम एक खास जाति के सोशल स्टेटस को, उसके पॉलिटिकल स्टेटस को, उसके इकोनॉमिकल स्टेटस को हम जान पाएंगे। उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, उनकी प्रतिनिधित्व कितनी है। जब इन तमाम बातों को हम जानेंगे तब हम उनके लिए बेहतर नीतियों का निर्धारण कर पाएंगे। और ये क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो असमानता है उसको दूर करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। और जो समाजवाद का जो एक मूल सिद्धांत है समानता का पर जो हमारी लोकतंत्र की एक आदर्श तत्व है, हम उसको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। आपको हम कुछ उदाहरण के जरिए, कुछ रिपोर्ट के जरिए इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश में जो है असमानताएं जो है आज भी, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी जो है हमारे देश में असमानताएं किस तरह से है और किस तरह की असमानता हमारे देश में व्याप्त है। जैसे आपको हम एक रिपोर्ट बताने जा रहे हैं, ये ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया था कि देश की 10% आबादी के पास कुल संपत्ति का 74.3% संपत्ति है। अब जरा ठहर कर सोचिए कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश की 74.3% संपत्ति केवल 10% आबादी के पास है। 50% आबादी के पास मात्र 2.8% संपत्ति है। देश की 40% आबादी के पास जो है मात्र 22.9% संपत्ति है। अब समझिए कि देश के 90% के पास अगर आप इसको मिला दें तो देश की 90% आबादी के पास मात्र 25.7% संपत्ति है, जबकि देश के 10% आबादी के पास जो है वो 74.3% संपत्ति। आप समझिए ये आंकड़ा जो है वो किस तरह के असमानता को प्रदर्शित करता है। क्या जब हम समानता की बात करते हैं, जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो उसमें आर्थिक समाजवाद नहीं है शामिल? है शामिल। और कौन है वो लोग जिनकी संपत्ति 74.3% के दायरे में है, और कौन है वो लोग जिनकी संपत्ति 2.8% है? क्यों नहीं चिन्हित होने चाहिए ये लोग कि जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी निम्न स्तर की है? आखिर
किस जाति के हैं, वो किस समुदाय के लोग हैं, वो जब तक उसके बारे में हम आंकड़े को नहीं जुटा लेते हैं तब तक हम इस आर्थिक असमानता की गहरी खाई को पाटने की दिशा में सोच भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते हैं। आपको हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा इसको ज़रा सा हम और डीप में समझाने का प्रयास करते हैं। ये एक लेख छपा था, वेल्थ ऑनरशिप एंड इनइक्वलिटी इन इंडिया अ सोशियो रिलीजियस, इस शीर्षक से एक आपको लेख छपा था और 2015 से 17 के दौरान ये सर्वे कराया गया था। 2015 से 17 के बीच ये सर्वे कराया गया था और उसके बाद ये लेख छपा था और जिसमें ये इस बात का जिक्र किया गया था कि देश में वर्तमान समय में लगभग 22.28% सवर्ण आबादी है और अगर उनके पास आप देखें तो उनकी आबादी से लगभग दोगुनी संपत्ति उनके पास है। मतलब 22.28% आबादी के पास देश की 41% संपत्ति है। अगर ओबीसी की बात करें तो उस लेख में ये कहा गया कि देश में लगभग इतनी ओबीसी आबादी है और इनके पास 31% जो है वो क्या कहते हैं देश की संपत्ति है। जबकि अगर SC ST की बात करें तो उनकी आबादी 27% के अप्रॉक्स में है और उनके पास देश की 11.3% जो है संपत्ति है। और आपको हम बता दें कि ये सर्वे जो है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ दलित स्टडीज के द्वारा जो है ये संचालित किया गया था 2015 से 17 के दौरान। और इसी के स्टडीज के बाद जो है आपको वेल्थ ऑनरशिप एंड इनइक्वलिटी इन इंडिया अ सोशियो रिलीजियस नामक एक शीर्षक से जो है एक लेख छापा गया था जिसमें ये आंकड़े जो है वो दिए गए थे। अब हो सकता है कि ये आंकड़े विश्वसनीय नहीं हों या हम इन आंकड़ों पर विश्वास ये सरकार के आंकड़े नहीं है, किसी समुदाय विशेष के आंकड़े हो या कुछ खास लोगों के आंकड़े हों, कुछ खास ही लोगों तक जो सर्वे किया गया हो, ये हो सकते हैं। लेकिन क्या इस तरह की असमानताओं के जो आंकड़े हैं उन पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या हम इन आर्थिक असमानताओं को पाटने के लिए हमारे पास विभिन्न समुदायों का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न व्यक्तियों का एक विश्वसनीय आंकड़ा नहीं होना चाहिए? होने चाहिए। आखिर एक वैज्ञानिक आंकड़े को होने में क्या समस्या है? कोई भी योजना अगर आप देख लें सरकार के किसी भी योजना का, चाहे हम किसी भी समुदाय के, किसी भी व्यक्ति विशेष के, किसी भी जाति विशेष के लिए जब हम योजनाओं का निर्धारण करते हैं, विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहते हैं, हम लोकतंत्र के आदर्श को प्राप्त करना चाहते हैं, हम समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हम एक समता मूलक समाज चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय को मजबूती के साथ लागू करना चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है हमारी, हम उसको सफल होते देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अगर ये सारे चीज़ देखना चाहते हैं आप, तो निश्चित रूप से हमारे पास जो है एक विश्वसनीय वैज्ञानिक आंकड़े होने ही चाहिए। और इन बिंदुओं पर, इन कसौटियों के आधार पर अगर आप जांचने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें, तो लगेगा कि नहीं, जातिगत जनगणना जो है वो बहुत ही जायज़ मांग है और जाति आधारित जो गणना है वो होनी चाहिए। लोगों के एक विश्वसनीय आंकड़ा लोगों के बारे में सरकार के पास, हमारे पास जो है सार्वजनिक रूप से होने ही चाहिए। तो ये था हमारे आज के इस जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष के अहम बात। हालांकि एक दो त्रुटियों की भी हम बात करेंगे, जैसे कि ये सवाल उठाए जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो जाति नहीं मानते हैं, जो खुद को किसी जाति के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान किए जाएं। तो ऐसी जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन इसका ये आशय बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपको हमने बताया था कि 2011 में जो SCCC प्रोग्राम चलाया गया था, तो वहाँ पर भी आप देखिएगा कि एक कॉलम दिया गया था कि जो जाति विहीन समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो अपने आप को जाति के बंधन से मुक्त रखना चाहते हैं, तो एक कॉलम दिया गया था कि आप किसी जाति को नहीं मानते हैं।
तो ये दिया जा सकता है, उनके लिए भी उपाय किए जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी जो छोटी छोटी जो समस्याएं उद्धृत की जा रही है इनके निराकरण के लिए हम उसमें अप्रोप्रिएट जो है व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, कॉलम नहीं बना सकते हैं। तो जो जाति विहीन समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए भी एक कॉलम होना चाहिए, मौका होना चाहिए। तो ये तमाम वो आपको बिंदु हो गए जिसके आधार पे हम जाति आधारित जनगणना को समझने का प्रयास करते हैं। अब निष्कर्ष आपको निकालना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए अथवा नहीं होने चाहिए। तो ये था हमारा आज का एक क्लास जिसमें हम लोगों ने देखा कि जातिगत जनगणना जो है उसके क्या इतिहास हैं, बिहार सरकार जो है वो किस तरह से जातिगत जनगणना के प्रति गंभीर है, जातिगत जनगणना को लेकर जाति आधारित गणना के पक्ष में उसके विपक्ष में क्या तर्क हैं। और हमेशा की तरह मेरा यही मानना है कि निष्कर्ष व्यक्ति विशेष का एक स्वतंत्र जो है निष्कर्ष होना चाहिए। और आप लोगों के निष्कर्ष क्या हैं ये हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और एक सजग नागरिक का भी एक दायित्व बनता है कि जो हमारे सोशल जो विमर्श के विषय हैं, जो राजनीतिक विमर्श के विषय हैं, इस पे हम अपनी राय जरूर रखें। और एक तटस्थ, एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ, एक न्यूट्रलिटी के साथ, एक सजग नागरिक की तरफ, एक डेमोक्रेटिक व्यक्ति की तरह, एक लोकतांत्रिक व्यक्ति की तरह हम अपनी बातों को तथ्यों के साथ और तर्कों के साथ जरूर रखें। फिलहाल के लिए आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक बेहतर क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।